सो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हम पढ़ रहे हैं और एयर पोल्यूशन हमने कंप्लीट किया था, मतलब थोड़ा सा स्टार्ट किया था। जितना भी पढ़ा हुआ एयर पोल्यूशन ही पढ़ा है। उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कंट्रोल एयर पोल्यूशन का कैसे किया जाएगा। तो उसमें आपने जैसा कॉज है अकॉर्डिंगली कंट्रोल ऑप्शन है। जैसे गैशियस पोल्यूटेंट है तो उसके लिए स्क्रैबर का यूज कर सकते हैं। अगर पार्टिकुलेट मैटर्स हैं तो उसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का यूज कर सकते हैं। अगर ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड की प्रॉब्लम है तो उसके लिए कैटालिटिक कन्वर्टर लगा सकते हैं। तो एज पर कॉज हमारे पास सोल्यूशन है। फिर हमने पढ़ा था एक केस स्टडी हम पढ़ रहे थे बेसिकली कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए आज से अगर हम कहें तो 10-20 साल पहले क्या क्या पॉलिसीज दी गई थी। तो उसमें आपने ये चीजें पढ़ी थी कि एक केस स्टडी के हिसाब से हमने पढ़ा था कि दिल्ली को जब देखा गया 1990s में, 30 इयर्स पहले, तो उस टाइम पे दिल्ली 41 में से फोर्थ नंबर पे आता था। टॉप जो वर्ल्ड में मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड है 41, उनमें से फोर्थ नंबर पे दिल्ली था। तो एक पीआईएल दी गई कि भाई दिल्ली में एयर पोल्यूशन कम करना है। व्हीकलर एयर पोल्यूशन जो व्हीकल की वजह से है वो कम करना है, ऑटोमोबाइल की वजह से जो है वो कम करना है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि 2002 के खत्म होने तक, मतलब इन 10-12 सालों के अंदर, जितना भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिल्ली में है, जितने भी बसेस दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की चलती हैं, उन सबको इमीडिएटली डीजल से शिफ्ट करना है। किस पे? सीएनजी पे। अब भाई सीएनजी पे क्यों कम करना है? तो उसके लिए हमने सीएनजी के यूज पढ़े, यहाँ पे सामने है कि सीएनजी की बर्निंग एफिशिएंसी अच्छी है। कुछ अगर अनबर्न रह भी जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज सीएनजी तो नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस अंदर रहे बाहर रहे, अल्टीमेटली नेचर में ही है। सस्ती भी पड़ती है डीजल के कंपैरिजन में, और इसमें मिलावट भी नहीं हो सकती। लेकिन डिसएडवांटेज भी है क्योंकि सीएनजी की सप्लाई अचानक से कभी भी कम ज्यादा हो जाती है। तो नॉन एश्योरेंस है इस बात का कि सीएनजी किसी भी जगह पे पर्टिकुलर मिलेगी और कब तक मिलेगी। दूसरा, सीएनजी को अंडरग्राउंड लाना है तो उसके लिए पाइपलाइन बिछाना और इस सबको देखना, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनिशियली तो जो कॉस्ट आएगी, कैपिटल कॉस्ट, वो बहुत ज्यादा हो जाएगी गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन फिर भी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी, इसलिए ऐसा किया गया कि सारा का सारा जो शिफ्ट था वो सीएनजी पे कर दिया गया। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो अदर काम किए जा सकते हैं, बिकॉज ये रूल नहीं है कि ये मैंडेटरी नहीं था कि अदर पैरेलल स्टेप्स भी आप लें, लेकिन सीएनजी पे शिफ्ट करें, ये तो गवर्नमेंट का ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का। तो उस हिसाब से ये किया गया। अदर पैरेलल स्टेप में जैसे पुरानी गाड़ियां हटा दीजिए, अनलेडेड पेट्रोल यूज करिए। हालांकि 1990 से अब तक तो सब मोस्ट ऑफ द, अगर आप देखोगे अब तो खैर इंडिया में, पूरे इंडिया में और अनलेडेड पेट्रोल ही आ रहा है। कैटालिटिक कन्वर्टर ऑलरेडी इक्विप्ड गाड़ियां आ रही हैं, जितनी भी टू व्हीलर फोर व्हीलर है सब में कैटालिटिक कन्वर्टर ऑलरेडी लगा हुआ है। जो लो डीजल एंड पेट्रोल, लो सल्फर डीजल पेट्रोल की बात है, वो अभी हम पढ़ेंगे कि सल्फर कंटेंट क्यों कम करना है। जितना क्रूड ऑयल में सल्फर कंटेंट कम होगा उतना सल्फर डाइऑक्साइड कम बनेगी। क्योंकि एयर पोल्यूशन में भी जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। अभी की जो सिचुएशन है वो ये कि दिल्ली और शंघाई, ये सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन के मामले में फर्स्ट रैंक पे आते हैं पूरे वर्ल्ड में, है ना। ऑक्युपाई, और ये फर्स्ट रैंक आज की नहीं है, आज से 3 साल 2 साल पहले का डेटा है कि दिल्ली और शंघाई दोनों ही कंट्री ऐसे हैं, दोनों ही सिटीज ऐसे हैं, सॉरी, जो फर्स्ट रैंक पे आते हैं इन टर्म्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन। तो सल्फर डाइऑक्साइड अब कम कैसे होगी? जब आप सोर्स में सल्फर कम कर दोगे तो प्रोडक्ट में भी सल्फर डाइऑक्साइड कम ही बनेगी। लेकिन होगा क्या कि अगर आपने डीजल पेट्रोल में सल्फर का कंटेंट कम कर दिया या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कम कर दिए तो ऑब्वियस सी बात है कि बर्न कम होंगे। जितना हाइड्रोकार्बन की परसेंटेज होगी उतना हाइड्रोकार्बन बर्न करेगा, उतनी ज्यादा हमें फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है। फ्यूल एफिशिएंसी का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि उतने ही ज्यादा किलोमीटर गाड़ी आपके 1 लीटर में चल जाएगी। लेकिन अगर आपने हाइड्रोकार्बन कम कर दिया, सल्फर कंटेंट कम कर दिया, तो पॉल्यूशन के हिसाब से तो ठीक है। लेकिन ऑब्वियस है कि 1 लीटर में 70 किलोमीटर की जगह अब 1 लीटर में 50 से 55 किलोमीटर ही गाड़ी चलेगी। क्यों? क्योंकि उसमें जब हाइड्रोकार्बन ही कम कर दोगे उस 1 लीटर क्वांटिटी के अंदर, तो जो बर्निंग सब्सटेंस है अगर वही कम हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि एफिशिएंसी तो कम आएगी आएगी। लेकिन होगा ये कि भाई पोल्यूशन कम हो जाएगा। तो अब पूरे इंडिया में वो भी चीज कर दी गई। वो अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि ये ऑटो फ्यूल पॉलिसी है, कि ऑटो में जो फ्यूल पड़ना है, जितने भी व्हीकल्स के अंदर जो फ्यूल डालना है, डीजल पेट्रोल, टू व्हीलर फोर व्हीलर मल्टी व्हीलर जो भी है, उन सब में क्या पॉलिसीज अप्लाई करनी चाहिए जिससे दिल्ली का एयर पोल्यूशन जो है वो कंट्रोल हो सके। और यहाँ पे दिल्ली के साथ साथ बाकी सिटीज की भी बात की गई है। तो हमें बेसिकली ये ऑटो फ्यूल पॉलिसी देखना है ना, कि ऑटो फ्यूल पॉलिसी क्या है
और इसको कैसे देंगे। मैंने आपको उस दिन भी समझाया था कि ऑटो फ्यूल पॉलिसी का मतलब बेसिकली ये है कि हम फ्यूल के अंदर सल्फर के कंटेंट और हाइड्रोकार्बन के कंटेंट, जो एरोमेटिक कंटेंट है, उसको कम करना चाहते हैं। दैट इज कॉल्ड ऑटो फ्यूल पॉलिसी। और ये चीज यूरोपियन कंट्री ने सबसे पहले अप्लाई की थी, और वहां पे इनको यूरो नॉर्म्स बोला जाता है। यूरो स्टैंड फॉर यूरोपियन नॉर्म्स। और डायरेक्टली यूरो 2 से उन्होंने शुरू किया था। वन कहाँ गया उस चीज को छोड़ दीजिए, बिकॉज हमें यूरोपियन कंट्री के नॉर्म्स नहीं पढ़ने की, व्हाट अबाउट यूरो 1। लेकिन यूरो 2 से बेसिकली शुरू किया था, और आज 2020 में यूरो 6 नॉर्म्स ऑलरेडी उन कंट्रीज में अप्लाई हैं। जब हमने उन यूरो नॉर्म्स को कॉपी किया दिल्ली के लिए, तो स्टार्टिंग में दिल्ली के साथ साथ चार जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, बॉम्बे, तो ये चारों जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उस टाइम पे 90 के टाइम पे, तो इन चारों के अंदर हमने इस फ्यूल पॉलिसी को लागू किया था। हालांकि अब ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज बढ़ के जो है वो 13 हो चुके हैं। अब इन 13 शहरों के अंदर जो है वो पॉलिसीज जो अप्लाई होती है वो हमें देखनी। तो कहाँ पे यूरो है, कहाँ पे इंडिया में आके उसका नाम भारत स्टेज हो गया, बीएस स्टैंडर्ड कहलाते हैं, बीएस फॉर भारत स्टेज। तो इंडिया में भारत स्टेज है, पैरेलल टू दैट यूरोपियन कंट्री के अंदर यूरो नॉर्म्स है। कॉपी हमने यूरोपियन कंट्री से की है। बेसिकली वो बोलना चाहिए कि यूरोपियन नॉर्म्स हैं जो इंडिया में कॉपी करके भारत स्टेज के नाम से जाने गए, है ना। तो सबसे पहली चीज क्या है कि ये नॉर्म्स हैं क्या, हम आज की क्लास से अगर स्टार्ट करें तो ये नॉर्म्स इस चीज को लेके हैं कि जो भी हमारा फ्यूल है, डीजल, पेट्रोल, उसमें सल्फर और एरोमेटिक कंटेंट कितना होना चाहिए। दिस इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ सल्फर एंड एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, हाइड्रोकार्बन्स कंटेंट इन फ्यूल। फ्यूल क्या है, डीजल, पेट्रोल। यूजुअली इंडिया में तो दो ही यूज हो रहे हैं। तो डीजल, पेट्रोल के अंदर हमें सल्फर और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो कम करना है। अब हम कम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जब आए थे तो ये यूरो नाम्स कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड यूरो। इंडिया में इनको भारत स्टेज, बीएस स्टैंडर्ड कहलाते हैं, नॉर्म्स है। यूरोपियन कंट्री ने यूरो नॉर्म्स दिए थे, इंडिया में आके ये भारत स्टेज नॉर्म्स हो गए, है ना। किस चीज के लिए, दिस इज फॉर द फ्यूल क्वालिटी। फ्यूल की क्वालिटी का मतलब है यही जो ऊपर लिखा हुआ है कि उसमें कितना परसेंट सल्फर और हाइड्रोकार्बन होना चाहिए वो, एज वेल एज मेथड ऑफ टेस्टिंग। कभी आपने नोटिस किया हो तो पेट्रोल पंप पे जब गाड़ी अनलोड होती है, डीजल का टैंक या पेट्रोल का टैंक खाली होता है, तो हर बार वहां पे वो पेट्रोल पंप का जो भी ओनर होगा, जो भी वहां पे लोग अपॉइंटेड होंगे, वो उसकी टेस्टिंग करते हैं। तो टेस्टिंग के नॉर्म्स, हालांकि हमें टेस्टिंग नहीं पढ़नी कैसे करते हैं डीजल, पेट्रोल की, कि इसमें कितनी प्योरिटी है, कितना हाइड्रोकार्बन है, जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उससे फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा, मिलावट तो नहीं है। लाइक दिस, लोग डीजल पेट्रोल में कैरोसिन मिला देते हैं, होता ही है, पेट्रोल में कॉमन है, मिलावट होती ही है, इंडिया में तो सब जगह होती है। तो वो चीज उन्हें पता है। हम टेस्ट करना चाहें तो वी आर नॉट ऑथराइज फॉर दैट। हम वो टेस्ट कर नहीं सकते, कराएंगे तो पेड होगा। पेड का होगा तो फिर वो इस पेट्रोल पंप पे है या नहीं है, तो उसके भी बहुत सारे लीगल प्रोविजन है। तो बट जो पेट्रोल पंप का ओनर है वो जिस जगह से खरीद रहा है, लाइक हिंदुस्तान पेट्रोलियम या भारत पेट्रोलियम, तो वहां से वो उस चीज को टेस्ट भी करता है। तो मेथड ऑफ टेस्टिंग एज वेल एज फ्यूल क्वालिटी के नाम्स कहलाते हैं। नई एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम पढ़ें तो सीधे सीधे हमें यूरो 3 पढ़ना है, जिसको आप BS3, भारत स्टेज 3 बोलोगे, है ना। ये नॉर्म्स कहलाते हैं यूरो 3 या भारत स्टेज 3 में क्या कर दिया गया। पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो ये बैक टू द डेटा है कि 2002 में जब ये बात आई थी कि सारा सीएनजी पे शिफ्ट कर देंगे, तब उस टाइम पे केवल 4 शहर थे जिनमें ये कहा गया कि हम यूरो 2 नॉर्म्स फॉलो करेंगे, सीधे वो BS2 बन गए। फिर 2002 से जब हम आगे की तरफ गए, जब और धीरे धीरे पॉल्यूशन क्योंकि बढ़ता ही चला गया, तो फिर हम पहुंच गए 2008 के आसपास। फिर 2008 के आसपास क्या हुआ कि हमारे पास जो नॉर्म्स आ गए वो यूरो 3 यूरोपियन कंट्री में आ गए, तो इंडिया में भारत स्टेज 3, BS3 नॉर्म्स हो गए। और उस टाइम पे ये हुआ कि भाई जो 4 शहर थे वो 4 की जगह शहर बन गए 11, क्योंकि धीरे धीरे मेट्रोपॉलिटन सिटीज का नंबर भी तो बढ़ता जा रहा है। पहले कभी 4 महानगर हुआ करते थे, आजकल तो बहुत सारे महानगर हैं। तो ऑन पेपर 11 हो गए थे। फिर बाय द एंड ऑफ 2010 ये डिसाइड कर दिया गया कि
यूरो 3 तो आप पूरे इंडिया में लागू करोगे और इन 11 शहरों में, 2 और बाद में ऐड कर दिए गए, 13 शहरों में यूरो 4 नॉर्म्स अप्लाई करेंगे। तो फिर यूरो 4 आ गए, मतलब एवरी टाइम ये चेंज होता जा रहा है। अभी यूरो 6 आ रहा है। यूरो 6 यूरोपियन कंट्री में तो बहुत पहले आ चुका है। इंडिया में कब आएगा अभी हम नहीं कह सकते, बट प्लानिंग है गवर्नमेंट की भाई इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर यूरो 6 नॉर्म्स अप्लाई करें। बट उसमें भी कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, तो फिलहाल वो नहीं हो रहा। हमें जो एनसीईआरटी में देखना है वो याद रखना है। पहली चीज क्या करना है आपको, सल्फर का कंटेंट कितना होना है और हाइड्रोकार्बन कितना है, ये हमें देखना है। तो सल्फर कंटेंट जो यूरो 3 नॉर्म्स में कहा गया था, उसको देखना है हमें। तो सल्फर कंटेंट कितना होना चाहिए, एस लिख दे रहा हूं सल्फर के लिए, आप याद रखिएगा। दिस इज 350 ppm होना चाहिए, है ना। और इन डीजल, और 150 ppm होना चाहिए इन पेट्रोल, है ना। तो डीजल और पेट्रोल के लिए ये सल्फर कंटेंट अलग अलग है। और जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ये 42% होना चाहिए। पर लीटर में दिया जाता है, 1 लीटर में कितना है उस हिसाब से ही दिए गए। ये तो यूरोपियन नॉर्म्स है। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम, क्योंकि इंडिया में तो बहुत जल्दी करना था कंट्रोल, दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज्यादा था, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बहुत ज्यादा था, तो उसने सीधे सीधे कह दिया कि भाई हम एक गोल डिसाइड कर लेते हैं कि हम सारा का सारा सल्फर जो है वो इतनी वैल्यू से निकाल के और कम कर देते हैं। गवर्नमेंट का जो गोल था कि हम ये गोल अचीव कर लेंगे, तो ये गोल कितना है, वो ये था कि हम सल्फर कंटेंट को सीधे कर देंगे 50 ppm पे, और जो हाइड्रोकार्बन है उसको रिड्यूस करके हम ले आएंगे 35% पे, इन बोथ डीजल एंड पेट्रोल, फ्लैट। कि सल्फर कितना हो जाएगा 50 ppm और हाइड्रोकार्बन कितना हो जाएगा 35। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ के हिसाब से अगर 1 लीटर में गाड़ी 70 किलोमीटर चल रही है, तो यहाँ मुश्किल से 50-55 किलोमीटर ही चलेगी। लेकिन ये पता है कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जो भी पॉल्यूशन के कॉजेज हैं, वो डेफिनेटली कम हो जाएंगे जब इसमें अमाउंट कम है। जब आप इनपुट कम दे रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आउटपुट भी कम होगा। तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया। और ये भी कहा कि जो मेथड ऑफ टेस्टिंग वाली बात है, ये तो एक पैरामीटर हो गया। दूसरा ये कि आपको गाड़ियों को भी अपडेट करना है, नई नई गाड़ियां लानी है, जो इंजन बन रहे हैं गाड़ियों के अंदर उनको भी अपग्रेड करना है। जैसे पिछले साल का अगर आपको याद हो, तो आई थिंक शायद ये मई के टाइम की बात थी, इस साल के मई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मई 2019 की बात कर रहा हूँ। अगर आपको थोड़ा बहुत न्यूज याद हो तो दिल्ली के अंदर यूरो 3 गाड़ियां जो थी टू व्हीलर, वो बंद करनी थी। तो ये बात हुई कि भाई जितने टू व्हीलर कंपनी है, होंडा हो गया, यामाहा हो गया, बजाज हो गया, इन्होंने कहा हमारा तो इतना सारा लॉट पड़ा हुआ है, हम क्या करेंगे। आप पहले से बताते ये तो सारी गाड़ियां यूरो 3 बनी हुई हैं, आप कह दोगे दिल्ली में गाड़ियां नहीं चलेंगी। दिल्ली का मतलब है वो 11 और 13 शहर जिनके अंदर ये नॉर्म्स अप्लाई होते हैं। तो ये कह दिया कि नहीं, अब सब यूरो 4 लेके आनी है। अब जो गाड़ी यानी जो मेक कंपनी बना चुकी है, उसको रातों रात यूरो 4 तो नहीं किया जा सकता। तो कंपनी ने क्या किया, आधे आधे दामों में स्कूटी और मोटरसाइकिल बिकी। 31 मार्च, 30 मार्च का आई थिंक याद है कि वो था। और इवन 1 और 2 तारीख को भी जो गाड़ियां बिकी हैं, वो भी ऑन बैक डेट दिखा के 50% कीमत में लोगों ने स्कूटी और खरीदी ली, क्योंकि उसके बाद जितनी भी गाड़ियां दिल्ली में और उन महानगर में 11-13 में आएंगी, वो सब यूरो 4 ही होंगी। तो नए इंजन के साथ ही आएंगी। तो गवर्नमेंट का काम है रूल बनाना, गवर्नमेंट ने रूल बनाया। हालांकि उस केस में डिफरेंट ऑटोमोबाइल कंपनीज है जिनको लॉस हुआ, या जिनको आधी कीमत में गाड़ियां बेचनी पड़ी कि भाई जितनी निकल जाए उतना अच्छा। लोगों को लुभाने के लिए बोल दिया कि 50,000 की गाड़ी है, 30,000 में, 25,000 में ले जाओ। लोगों ने खरीद भी ली। लेकिन हाँ, अब अगर आप जाएंगे तो आपको सब यूरो 4 मिलेगा, कोई भी यूरो 3 गाड़ी यहाँ नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप यहाँ की जगह मान लीजिए किसी लोकल शहर में आसपास चले जाइए, छोटे मोटे शहर में चले जाइए, लाइक अगर आप जानते हैं तो अलवर चले जाइए, इधर आप हापुड़ साइड में कहीं आगे चले जाइए, तो क्योंकि ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज में नहीं आते, तो वहां यूरो 3 बिक रही है, चल भी सकती हैं। बट दिल्ली के अंदर ना तो बिकेगी और ना चलेगी। अब चालान के हिसाब से चालान कट जाता है, लेकिन रूल यही है कि दिल्ली के अंदर यूरो 4 नॉर्म्स ही अप्लाई किए जाएंगे, ऑल द टू व्हीलर्स एंड फोर व्हीलर जो भी आप इनके लिए पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये दिल्ली के अंदर है। हालांकि हम जो एनसीईआरटी में पढ़ेंगे वो जो ऑलरेडी एनसीईआरटी ने पुराने डेटा के हिसाब से दिया, तो हम अभी लेटेस्ट वाला नहीं देख रहे, हमें पुराना ही देखना है ना। तो और ये भी कहा गया कि अब पूरे कंट्री में यूरो 2 या BS2 नॉर्म्स कहीं अप्लाई नहीं होते। मतलब पूरे कंट्री में आप किसी भी गांव में भी चले जाएंगे ना, तब भी यूरो 2 नॉर्म्स
या BS2 नॉर्म्स, वो कहीं अप्लाई नहीं होंगे, है ना। ये कहलाते हैं, ये जो भी लिखा है आपने वो स्टैंडर्ड एमिशन पैटर्न्स कहलाते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो यूरो, अच्छा यहाँ पे तो पहले आपको लिखना है कि मेथड ऑफ टेस्टिंग वाली लाइन दी हुई है कि जो व्हीकल इंजन है वो भी अपग्रेड करने पड़ेंगे, ये भी लिख सकते हैं आप। व्हीकल के जो इंजन हैं दे ऑल्सो नीड टू बी अपग्रेडेड। बेसिकली चेंज ही हो जाता है, क्योंकि नया इंजन लगवाने से अच्छा है लोग नई गाड़ी खरीद लें तो, लेकिन वो चीज भी थी कि इंजन को अपग्रेड करो, चाहे जैसे भी करना हो। तीसरी चीज इसमें ये है कि यूरो 2 या BS2, इस टाइप की गाड़ियां पूरे कंट्री में बंद हो जाएंगी, है ना, नॉट एप्लीकेबल इन एंटायर कंट्री। इंडिया के किसी भी सिटी के अंदर यूरो 2 और BS2 नहीं चलेंगी, फिक्स है ना। जैसे आप पुराने जो स्कूटर लैम्ब्रेटा वगैरह हुआ करते थे वो देखो तो सब जगह बंद है। किसी के पास पुराना स्कूटर रखा है और रखा रहेगा, कभी कभार निकाल लिया, दैट्स डिफरेंट थिंग, बट चालान उसका कट जाएगा। अगर जो ट्रैफिक पुलिस वाला है वो अपने पे आ जाए तो आराम से चालान कट जाएगा, बिकॉज वो गाड़ी आप पूरे इंडिया में कहीं भी नहीं चला सकते, है ना। तो उस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है। एक टेबल सी बुक में दी हुई है, हमें वो भी देखनी है। टेबल को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बुक में लिखा होगा टाइप ऑफ व्हीकल, क्या है, नॉर्म्स कौन से अप्लाई करने, है ना, और सिटी जिनमें इम्प्लीमेंटेशन करना है वो देखना है। जैसे अगर 4 व्हीलर है तो उसमें BS3 आएगा नॉर्म्स। BS3 कहाँ पे आएगा, थ्रू आउट कंट्री, है ना। कब से, सिंस अक्टूबर 2010, है ना। ये थ्रू आउट कंट्री में वो शहर अप्लाई नहीं होते जिनमें आप 4 व्हीलर के लिए BS4 यूज करते हो। ये आपको कहाँ मिलेंगे, 13 मेगा सिटीज। जो स्टार लगाया वो इसके लिए लगा हुआ है कि थ्रू आउट इंडिया का मतलब एक्सेप्ट दीज सिटीज। ये जो मेगा सिटीज हैं कौन कौन से हैं, इनमें दिल्ली NCR, सबसे पहले तो यहीं से शुरुआत की गई थी तो वो हो गया। मुंबई कोलकाता चेन्नई, ये सबसे पहले वाले शहर थे। ये सब आपको याद करने पड़ेंगे, है ना। इसके बाद अहमदाबाद कानपुर, अहमदा, AHAM, कानपुर, है ना। बाकी आप देखेंगे बैंगलोर सूरत। सर थोड़ा सा राइट में कर दीजिए सर, इस तरह। अब तो बहुत बेकार हो गया। मैं अभी कर रहा हूँ, मैं इसको पूरा लिख लेता हूँ फिर ऊपर कर दूंगा पेज, आराम से आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ये बैंगलोर सूरत हो गए, और रह गया आगरा लखनऊ। कितने हो गए, कुछ भूल गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद शोलापुर, पूरे नहीं दे रखे हैं एनसीआरटी में, तो आप एनसीआरटी में जो दे रखे हैं वो भी एक बार टैली कर लीजिएगा। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, कानपुर, बेंगलोर, सूरत, आगरा, लखनऊ, सोलापुर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए, दो और रह गए। आप चाहो तो कहीं पे नेट वगैरह पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, बट ये 13 है, याद रखिएगा, है ना। अभी मुझे याद आएगा तो मैं लिख दूंगा। एक शायद बड़ौदरा भी है, देखना पड़ेगा, बट आप याद रखिएगा ये 13 है नंबर में। तो सब जगह यही केस है कि BS4 इन 13 शहरों में, उसके अलावा पूरे इंडिया में 4 व्हीलर के लिए BS3 नॉर्म्स है। ये है। अब जैसे अब दिल्ली NCR के लिए आपने कभी देखा हो मारुति 800 कार जो है, वो एक्चुअली BS2 मॉडल था, फिर उसका एक BS3 वर्जन आया अपग्रेड होके, बट अब दिल्ली के अंदर बंद है। क्यों बंद है, क्योंकि वो BS3 है। दिल्ली में आप मारुति 800 गाड़ी को नहीं चला सकते, सारी गाड़ियां बंद कर दी गई, मॉडल ही बंद कर दिया गया। उसको अपग्रेड करके मारुति ने अल्टो निकाल दी, बेसिक मॉडल जो है वो अल्टो है, अल्टो से शुरुआत होती है, बट पहले मारुति 800 थी, फिर उसको अपग्रेड करके मारुति 1000 किया था, और फिर अब सीधे सीधे उसका जो बेसिक वर्जन बन गया वो अल्टो आ गया, है ना।
तो अब अगर आप मारुति 800 को या मारुति 1000 को दिल्ली या इन 13 शहरों में चलाना चाहें तो नहीं चला सकते, है ना। लेकिन बाकी शहरों में चलाना चाहें तो मारुति 1000 चल सकती है, 800 वो भी नहीं चल सकती। तो गाड़ियों को भी अपग्रेड करना जरूरी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। थ्री व्हीलर के लिए जो बात है, थ्री व्हीलर के लिए जो है वो BS3 यूज करना है पूरे वर्ल्ड, पूरे इंडिया के अंदर, थ्रू आउट कंट्री। अक्टूबर 2000, अच्छा डेट सब में यही है अगर कभी पूछ लिया जाए तो, सिंस अक्टूबर 2010। यहाँ पे आपको याद रखना है ये था अप्रैल 2000, सिंस अप्रैल 2010। और जहां तक टू व्हीलर की बात है, टू व्हीलर के लिए भी BS3, लेकिन आप दिल्ली में नहीं चला सकते, बल्कि हमें तो NCRT के हिसाब से याद रखना है, थ्रू आउट कंट्री, अक्टूबर 2010। लेकिन दिल्ली में BS4 चलेगा, अब दिल्ली में नहीं चल सकता BS3। तो ये नॉर्म्स भी आपको ध्यान रखनी है कि सर मतलब जितना BS अगर 4 होगा तो इसमें फ्यूल एफिशिएंसी उतनी कम होगी। इट्स ऑल अबाउट कि पॉल्यूशन कम होगा, इट्स नॉट अबाउट कि एफिशिएंसी कितनी होगी। लोगों को पता ही नहीं चलता, लोगों को तो सिर्फ ये समझ में आता है कि गाड़ी का एवरेज कम हो गया, इट डजेंट मैटर। आप कहाँ से लाओगे, इंडिया में जो तेल बिक रहा है वो पूरे इंडिया में, पूरे दिल्ली के अंदर एक ही बिक रहा है ना। अगर एफिशिएंसी कम भी हो गई तो आप कुछ नहीं कर सकते। पहले की गाड़ियों को आप देखो ना, तो पहले क्या होता था, 1 लीटर में 80 किलोमीटर चलती थी गाड़ियां। पहले मुझे याद है बजाज की बाइक का ऐड आता था कि 1 लीटर में 80 किलोमीटर। अब तो स्टैंडर्ड नॉर्म्स के हिसाब से भी 64 किलोमीटर पर लीटर दिखाते हैं वो। क्या करेंगे, गाड़ी तो इंडिया में ही बिकनी है ना, चलनी भी इंडिया की सड़कों पे है, तो जो नॉर्म्स गवर्नमेंट के होंगे उसी के हिसाब से तो चलेगा। आप वो देखो ना, कई बार कार के पीछे एक स्माइली वाला स्टिकर लगा होता है जिसपे 3, 2, 4 ऐसे करके लिखा होता है। टू तो मिलेगा ही नहीं कहीं, जो स्माइली का स्टिकर है ना वो भारत स्टेज है बेसिकली। तो एक स्माइली का साइन बना होगा येलो कलर का, और आगे उसपे 3, 4 ऐसे लिखा होगा, तो इसका मतलब वो गाड़ी BS3 BS4 लाइक दिस ऐसे दिया जाता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है रूल बनाना। मैं मानता हूँ कि लोगों को टाइम मिलना चाहिए जिन चीजों को, लेकिन अब मेरा हिसाब तो यही है कि भाई अगर गवर्नमेंट है ही इसीलिए ना कि वो हम पे रूल अप्लाई कर सके। अब लोग कहते हैं कि फंडामेंटल राइट जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है, बट फैक्ट तो यही है ना कि गवर्नमेंट का काम है कि सिटीजन से वो रूल अप्लाई करवाना। अगर सिटीजन नहीं कर रहे तो अप्लाई करवाना। क्योंकि ये नहीं बताया जा सकता कि आप 2 साल के बाद ऐसा कुछ पॉलिसी लेके आओगे तो उस हिसाब से गाड़ी खरीदो। मान लो किसी ने 14 लाख की गाड़ी खरीदी, फॉर्च्यूनर, 1600 सीसी की गाड़ी है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली गवर्नमेंट ने रूल पिछले साल बनाया था, पिछले साल की बात है ये, कि दिल्ली में 11 से 4 के बीच में जो है वो 1000 सीसी से ऊपर की जो गाड़ियां हैं वो नहीं चलेंगी, केवल कमर्शियल व्हीकल अलाउ होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं लाइक फॉर्च्यूनर एंड ऑल, वो दिल्ली में 11 से 5 बजे के बीच में गाड़ी नहीं चला सकता। ट्रक चल जाएंगे बिकॉज वो कमर्शियल है, फॉर्च्यूनर आपकी पर्सनल गाड़ी है। अब जिसने 14 लाख की गाड़ी खरीदी उसे बताया था ना है कि नहीं हमारी गाड़ी केवल इतने टाइम के लिए दिल्ली में चलेगी और इतनी नहीं चलेगी, तो वो तो खड़ा हो गया कोर्ट में जाके। फिर केजरीवाल सरकार ने अपना डिसीजन वापस ले लिया। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप कोई भी पॉलिसी बनाए, चाहे टू व्हीलर के लिए बनाए या किसी और व्हीलर के लिए बनाए, जो बनाए वो स्ट्रिक्टली इन्फोर्स होनी चाहिए। बट अगर वो इन्फोर्सेबल बाई लॉ नहीं है तो ऐसी पॉलिसी बना के भी क्या करना, है ना। ऑड इवन करने से क्या होगा, आप जब ऑड इवन में इतनी शर्तें लगा दोगे कि स्कूल की बस है तो क्या पॉल्यूशन नहीं करेगी, या कोई लेडी गाड़ी चला रही है तो क्या पॉल्यूशन नहीं होगा, अगर एक लेडी के साथ एक बच्चा है तो क्या पॉल्यूशन कम करना बंद कर देगी, या बाइक है तो क्या पॉल्यूशन नहीं करती है ऑड इवन में, सब करती है। तो ये तो आपको सोचना है कि आप कोई ऐसी पॉलिसी लगा रहे हो तो कितना उस पर फर्क आएगा कितना नहीं। आप, होता क्या है, स्टैटिकली प्रूव कर दिया जाता है कि देखो इतना पॉल्यूशन कम हो गया, बट ऑन पेपर सबको पता है कोई पॉल्यूशन कम नहीं होता। कम कैसे होगा, जैसे अभी हुआ था कोविड की वजह से, सारी साफ आसमान, लोगों को दिल्ली में भी तारे नजर आए रात में, क्योंकि ये केवल तभी हो सकता है जब आप इस लेवल का कोई काम करें कि सर उससे बिल्कुल। पहले के तारे नजर नहीं आते थे। कहाँ आते हैं, दिल्ली में तो पॉल्यूशन बहुत है। हम तो रात में खूब ऊपर जाके छत पे देखते हैं, मैं तारे ही नहीं नजर आते। आप जाके देखो ना, आपको तारे बहुत कम नजर आएंगे। खैर ये सब बातें अलग हो गई, हमारा काम था जो NCRT का डेटा है यूरो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो देखना, तो हमने वो देखा। अब इसमें क्या किया, में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, CPCB ने एक अमेंडमेंट किया। एक एक्ट हमने पढ़ा था, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट जो है वो, उसमें एक अमेंड किया। और अमेंडमेंट ये किया कि नॉइस को भी एयर पोल्यूशन में डाल दिया गया।
क्योंकि नॉइस जो भी हो रही है, लाउडनेस, जिसको आप इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी में मेजर करते हो, वो भी बेसिकली एयर के थ्रू ही ट्रेवल कर रही है ना। तो अगर डीजे बज रहा है या कोई अगर विस्लिंग हो रही है तो एयर के थ्रू ही हमारे कानों तक पहुंच रही है ना। तो नॉइस पोल्यूशन इज इंक्लूडेड इन एयर पोल्यूशन। तो उसके लिए एक्ट में अमेंडमेंट किया गया और फिर उसमें नॉइस पोल्यूशन जो है वो ऐड कर दिया गया। नॉइस पोल्यूशन के रिगार्डिंग भी एक दो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो वो भी देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं। नेक्स्ट, इसी में ये आपको देखना है, ये एयर पोल्यूशन ही चलता रहेगा। हम इस हिसाब से पढ़ते हैं कि इंडिया में क्या था, एक एक्ट था, वो केस स्टडी पूरी हो गई है, आप उसको कॉन्टिन्यूएशन में या चाहें तो लिख लीजिए। दिस इज नॉइस पोल्यूशन। बस यहाँ पे है क्या कि जो एक्ट था वो था हमारा एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल लिखा जाता है, क्योंकि जो दो चीजें इंपॉर्टेंट किसी भी एक्ट में कही गई हैं वो यही है, प्रिवेंशन और कंट्रोल। पोल्यूशन एक्ट ये 1981 में था। इसमें एक अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट क्या किया गया, इंक्लूड नॉइज एज पॉल्यूटेंट। कब किया गया, इन 1987। तो अब नॉइज जो है वो एयर पोल्यूशन का पार्ट बन गया। पहले नॉइज एयर पोल्यूशन का पार्ट नहीं था, ऑन पेपर नहीं था, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में नहीं था। तो 1987 ये जो पोल्यूशन वाले एक्ट है ना, इनसे खूब क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, आर्काइव में आते हैं। तो जैसे हमने सबसे पहले जो पढ़ा था वो था हमारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, है ना, जो सबसे शुरू में लिखा था 1986। फिर ये तो वो पूरे एनवायरमेंट के लिए था, एयर वाटर सॉइल जो भी हो सबके लिए था। फिर क्या है आपके सामने आया, एयर पोल्यूशन एक्ट 1981। फिर उसमें एयर पोल्यूशन एक्ट में एक अमेंडमेंट किया गया 1987। ये सब ईयर भी याद रखने हैं। अमेंडमेंट क्या था, नॉइस को उसमें एज ए पोल्यूटेंट इंक्लूड कर दिया गया, एज ए एयर पोल्यूटेंट। सर आपने नाइन कोई बात बताओ, 1987 ही लिखा हुआ है। नहीं। सर ऊपर 1981 में ओके सर, मतलब उसमें वो ये अमेंड। वाला एक्ट 1981 में था, एयर पोल्यूशन एक्ट। इसमें जो बदलाव किया गया अमेंडमेंट वो किया गया 1987 में, और अमेंडमेंट ये था कि नॉइस को एयर पोल्यूटेंट माना जाए। जैसे आपने एयर पोल्यूटेंट में प्राइमरी सेकेंडरी गैसियस पार्टिकुलेट मैटर ये सब पढ़े, तो अब नॉइस भी जो है वो एक तरीके का एयर पोल्यूटेंट ही माना जाता है। अब नॉइस का मतलब क्या है, आप कब किसी चीज को नॉइस बोलते हैं, तो नॉइस का मतलब फिर वही, क्योंकि पोल्यूशन का मतलब आता है अनडिजायरेबल चीज से। तो नॉइस क्या है, बेसिकली लाउड नेस, तेज आवाज जिसे आप बोल सकते हैं, या अनवांटेड साउंड, जो आप नहीं चाहते वो आवाज, है ना। लाउडनेस या अनवांटेड साउंड है। मोर देन, ये एक पैरामीटर डिसाइड किया गया 80, और ये यूनिट है स्मॉल डी कैपिटल बी, इसे आप डेसिबल बोलते हैं। डेसिबल इज अ यूनिट जो लाउडनेस को मेजर करने के लिए चाहिए, है ना। ये क्वेश्चन नीट का ये है कि नॉइस को किस यूनिट से मेजर करते हैं, तो दैट पैरामीटर इज डेसिबल, स्मॉल डी कैपिटल बी लिखा जाता है। तो जो 80 डेसिबल की साउंड है वो हमारी थ्रेशोल्ड है, मतलब वो हमारी ऑप्टिमम साउंड मानी जाती है ना। यहाँ पे जो 80 डेसिबल है, दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग, सुनने के लिए। ह्यूमन की बात हो रही है क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग आएगी। तो ये अब आप जब इससे ज्यादा की दे दोगे तो नॉइस पोल्यूशन हो जाएगा। मान लीजिए मोर देन 80 डेसिबल हो गया तो फिर नॉइस पोल्यूशन हो गया। और फिर जैसे जैसे आप लाउडनेस बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे चीजें आपकी आती जाएंगी। सिर में दर्द कॉमन है, मोर देन 80 डेसिबल लिखोगे तो ये कहलाएगा थ्रेशोल्ड ऑफ पेन। पेन का मतलब है लाइक हेडेक, लोगों को शोर में हेडेक होने लगता है, या किसी को सिकनेस होने लगे, किसी भी टाइप की सिकनेस हो बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा साउंड। तो 80 डेसिबल हमारी थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग है। और जैसे आप 80 डेसिबल से ऊपर जाओगे वैसे ही हमारी बॉडी में, एक हेल्दी पर्सन के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, उसका मूड स्विंग शुरू हो जाएगा, किसी को सिर में दर्द होने लगता है, किसी को सिकनेस फील होने लगती है, किसी को वॉमिटिंग होने लगती है। डिपेंडिंग ऑन द पर्सन अलग अलग रिस्पॉन्स हो सकते हैं। तो जहां से पेन शुरू होगा दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड ऑफ पेन, और वो है क्या, 80 डेसिबल से ऊपर की साउंड। 80 डेसिबल तक
सर हमारी बॉडी सिकनेस उसको, एक बार दोबारा बता दीजिए। क्या चीज? सिकनेस। सिकनेस का मतलब कुछ भी मान लीजिए, किसी को वॉमिटिंग होती है, किसी का जी मचलाना है, नौजिया है, किसी को हेडेक हो रहा है, किसी को बस केवल शोर बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्या हो रहा है। सिकनेस तो एक जनरल टर्म है ना, कि आप, अदर देन नॉर्मल इज कॉल्ड सिक। अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है तो आप सिक हो। तो सिकनेस के पैरामीटर तो बहुत ज्यादा है ना, कि आप किस तरीके से अब नॉर्मल हुए। तो मान लीजिए होता ही है, किसी को डीजे पसंद है, किसी को लाउड म्यूजिक पसंद है, मुझे नहीं पसंद है, तो मेरे लिए वो प्रॉब्लमेटिक है। अब किसी को कोई दिक्कत नहीं है उस लाउड म्यूजिक से, है ना, होता ही है। मेरी शर्त ये रहती है कि जब मैं अप डाउन करता हूँ तो ऑटो वाला गाना ना बजाए, बिकॉज अगर ऑटो वाला गाना बजाएगा तो मैं नहीं ट्रेवल करने वाला, और उतना टाइम मैं घर से लेके निकलता हूँ कि मुझे अगर 10 ऑटो वाले को मना करना पड़ेगा, तो मैं 11वें ऑटो के लिए मेरा टाइम जो वेस्ट हो रहा है वो कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं उस ऑटो में नहीं जाऊंगा जिसमें म्यूजिक बज रहा है। मेरी अपनी मजबूरी है, मुझे नहीं पसंद है। पहले मना कर देता हूँ कि भाई मैं तभी बैठूंगा जब ये म्यूजिक बंद रहेगा, मेरे उतरने के बाद खूब बजा लेना। और ऑटो वालों का क्या है, 100 में से 99 ऐसे हैं जो म्यूजिक बजाते हैं, और बजाते भी हैं तो कैसा बजाते हैं, सब दिल्ली में रहते हैं तो सब जानते हैं। स्पेशली ये नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया तो बिल्कुल ऐसा है कि यहाँ कोई सुनने को, वो ऑटो वाला सवारी छोड़ देगा बट गाने नहीं बंद करेगा। तो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ सिकनेस, मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है, मैं नहीं सुन सकता उतनी तेज आवाज। तो ये भी एक अलग अलग है कि किसके लिए थ्रेशोल्ड कितना। लेकिन एक हेल्दी पर्सन के लिए थ्रेशोल्ड ये है कि जो मेजरमेंट है डेसिबल, एक पैरामीटर रखा गया कि इससे ज्यादा की अगर आवाज हमारे ईयर ड्रम तक पहुंचेगी, इससे ज्यादा की इंटेंसिटी अगर हमारे पास ईयर ड्रम तक पहुंचेगी, तो हमारी बॉडी, हमारे न्यूरॉन्स जो है वो रिएक्ट करना शुरू कर देंगे, किसी भी टाइप की वो एबनॉर्मलिटीज को शो करने लगेंगे। दैट इज कॉल्ड सिकनेस। हेडेक होना इसमें सबसे कॉमन है ना? तो उसी को हमने थ्रेशोल्ड ऑफ पेन है, पेयर नहीं सॉरी पेन, थ्रेशोल्ड ऑफ पेन बोला गया इसे। ये आपको याद रखना है ना। जैसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है ना, फिजियोलॉजिकल भी किसी में होती है तो किसी में साइकोलॉजिकल होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इवन अगर आप बहुत हाई लेवल के साउंड से इमीडिएट एक्सपोजर हो जाए, जैसे ट्रेन में जहाँ विसल बजती है, वहीं आप इंजन के सामने अगर खड़े हो जाएं कान लगा के, तो पर्दा फट जाएगा आपका। जो ईयर ड्रम है, आपने ईयर का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो ईयर के स्ट्रक्चर में जो ईयर ड्रम है वो बेकार हो जाएगा, रिप्लेस भी नहीं हो सकता, सर्जरी भी नहीं हो सकती। परमानेंट डीफनेस, हमेशा के लिए सुनने की शक्ति आपकी जो है वो चली जाएगी। इवन आप छोटा मोटा पटाखा भी जब दगाते हो, क्रैकर्स को भी ब्लास्ट करते हो, तो कुछ सेकंड के लिए तो आप हो ही जाते हो सुन। टेम्पोरेरी डीफनेस इज ए क्वाइट कॉमन फिनोमिना। क्या, क्योंकि ईयर ड्रम तो आपका वाइब्रेट करता है, एक इंटेंसिटी आई वो वाइब्रेट करेगा, ब्रेन में एनालिसिस होगी और उसके बाद आपके प्रोसेसिंग होगी। इतनी इंटेंसिटी आ गई कि वो वाइब्रेट करके फट गया, बंद करना हो गया। ऐसा होता है ना, ढोलक एक तरीके से क्या है, या कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है बजाने वाला, तो आप कितनी तेजी से हाथ मारोगे ये भी तो डिपेंड करता है। कंपन तो सभी में होगा, ज्यादा तेजी से मार दिया तो वो फट जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे भी है कि ईयर ड्रम की एक कैपेसिटी है कि वो कितनी इंटेंसिटी की साउंड को बियर कर सकता है। दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड, वो एक लेवल है। थ्रेशोल्ड वर्ड बहुत कॉमन है, आपने एंजाइम्स में भी पढ़ा होगा या आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, किसी भी ग्राफ के लिए भी थ्रेशोल्ड वैल्यूज निकालते हैं, कम से है कम। ना। हाँ, तो उसी तरीके से यहाँ भी है कि 80 डेसिबल हमारी थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग है। जो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होता है वो इस रेंज में कंप्लीट हो जाता है। इससे ज्यादा की नॉइज अगर है, तो इससे ज्यादा की अगर कह सकते हैं कि लाउडनेस है, तो वो नॉइज में काउंट होगी, है ना, लाउडनेस तो ये भी है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसे क्रॉनिक एक्सपोजर होता है तब भी यही आती है कि जैसे ये सिकनेस वाले पैरामीटर है ना, तो उसमें स्लीपनेस हो गई, किसी को नींद नहीं आ रही है शोर की वजह से, होता ही है, म्यूजिक बज रहा है नींद नहीं आ रही, है ना। यहाँ बराबर में मैरिज हॉल है जहाँ मैं रहता हूँ, तो वो 10 बजे के बाद ही शुरू होता है डीजे। तो सोने के टाइम पे म्यूजिक बज रहा है तो नींद नहीं आ रही किसी को, है ना। किसी की हार्ट बीट बढ़ गई, बेचैनी हो रही है, अरे क्यों शोर हो रहा है, शांति हो जाएगी तो मैं सोऊंगा, लाइक दिस, है ना। हार्ट बीट बढ़ेगी तो ब्रीदिंग पैटर्न भी चेंज हो जाएगा, आपकी सांस लेने की कैपेसिटी भी आगे पीछे होगी होगी, तो स्ट्रेस भी क्रिएट हो जाएगा आपको। तो दीज आर द फिनोमिना, या आप कह सकते हैं जो इफेक्ट आएंगे ह्यूमन बॉडी में, वो साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों तरीके से इफेक्ट होते हैं। तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। एक जर्नल अकाउंट है नॉइस पॉल्यूशन में, जो इंपॉर्टेंट था वो डेसिबल वाला फिगर था, और ये जो ईयर वाला स्ट्रक्चर है ये याद रखना है। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप इम्पैक्ट की बात करेंगे, तो अगर क्रॉनिक एक्सपोजर है, मतलब सीवियर, लाइक मोर देन 150 डेसिबल की साउंड अगर दे दी जाए, तो इट रिजल्ट इन परमानेंट डीफनेस, हमेशा के लिए बहरे हो जाओगे, है ना, सुनाई नहीं देगा। तो ये पॉसिबिलिटी भी आ सकती है कि आपकी जो हियरिंग एबिलिटी है वो पूरी तरीके से बेकार हो जाएगी, परमानेंटली ईयर ड्रम जो है वो आपके
डैमेज हो जाएंगे, है ना। तो ये भी ऑप्शन है। 150 डेसिबल से ज्यादा की साउंड होती कहाँ पे है? यूजुअली जब जेट प्लेन टेक ऑफ करता है तभी आती है, जो रॉकेट टेक ऑफ करता है तब आती है, जो ट्रेन की विस्लिंग है वो आती है। डीजे की साउंड अराउंड 120 डेसिबल होती है, 110 से 120 डेसिबल तक डीजे की आवाज होती है। तो ये रेंज है कि इससे ज्यादा की अगर क्रॉनिक एक्सपोजर आपका डेली होगा तो फिर ये प्रॉब्लम्स आएंगी। कंट्रोल कैसे करेंगे? कंट्रोल करने का तरीका एक ही होता है, क्योंकि जहां पे, हाँ, सर गवर्नमेंट कोई रोक लगाए? गवर्नमेंट ने लगा तो रखा है, कौन मानता है? मतलब माइंड करने का नहीं है। मेरी फैमिली में शादी हो या आपकी फैमिली में शादी हो, डीजे तो बजता ही 10 बजे के बाद है। जबकि हर मैरिज लॉन के बाहर लिखा होता है कि 10 बजे के बाद आप डीजे नहीं बजाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है। बजाएं तो इस पुलिस पुलिस थाने में रिपोर्ट करिए। बट कुछ होगा क्या? आप करके एक बार करके देखिए, कुछ नहीं होगा। अरे रोज एक ही बार तो शादी हो रही है, कौन सा रोज रोज होती है? तुम्हारे लिए तो एक बार हो रही है, बट जिसका घर पास में है उसके लिए तो मैरिज लॉन में हर एक दिन शादी हो रही है। वो क्या करेगा? लेकिन आप कुछ कर सकते हो क्या? कुछ नहीं कर सकते। इवन मैं तो कह रहा हूँ मंदिर में घंटे बजे या मस्जिद में लाउड स्पीकर बजे, बात तो तब भी है, नॉइस पोल्यूशन तो तब भी है। लेकिन क्या हम इसके अगेंस्ट में कुछ करते हैं? कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज इंडिया के तो सिस्टम ही अलग है। कानून बनाने वाले अलग हैं, उनका काम है बना देना। लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। तो बस ये है कि जहां जहां पे बहुत ज्यादा साउंड रिलीज होती है, एक्चुअली रिलीज होती है, लाइक जैसे जो लोग पहाड़ों को तोड़ते हैं, ब्लास्ट करते हैं, या जो रॉकेट या जेट प्लेन में बैठे हुए हैं, तो वो आपने देखा ही होगा, वो बड़े बड़े स्पीकर से कानों के ऊपर लगाए रहते हैं। वो एक्चुअली स्पीकर नहीं है, वो मफलिंग डिवाइसेस होती हैं। वो साउंड एड्सॉर्बेंट होते हैं, जो वेव्स को, साउंड वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो वो आपके कानों तक पहुंचने नहीं देंगे। तो एक ही तरीका होता है यूजुअली साउंड से बचने का, कि आप एड्सॉर्बेंट, जो साउंड एड्सॉर्बेंट होते हैं वो यूज लेंगे। मफलर जैसे आप बोलते हैं, मफलर का मतलब क्या है? मफलिंग का मतलब होता है बैरियर लगाना। तो एक ही तरीका है कि आप साउंड, यूज ऑफ साउंड एड्सॉर्बेंट, इनको यूज करें, या बाई मफलिंग, MUFFLING, नॉइज। आप कोई बैरियर लगा दें। मफलिंग का मतलब है यूजिंग ए बैरियर। डीजे वाला खुद तो अपने कानों में लगा लेगा स्पीकर और फिर हमें सुनाएगा। उसे नहीं सुनाई देती, वो तो बहुत लिमिटेड आवाज में गाने सुन रहा है। वो उतनी आवाज अगर सुनेगा तो एक ही दिन में, अगले दिन बजाने के लायक भी नहीं रहेगा। तो खुद तो वो लगा लेगा स्पीकर और फिर उसके बाद बजाता रहेगा, आप करते रहो। तो मफलिंग डिवाइसेस मतलब एक बैरियर लगाना है कि ईयर ड्रम और नॉइस का जो सोर्स है उसके बीच में कुछ आ जाए, ऑब्वियस है फिर आपको आवाज नहीं सुनाई देगी। तो ये तरीका ही केवल है। बाकी बुक में लिखा तो है कि आप स्ट्रिक्ट लॉ को फॉलो करवाएं, बट मैंने अभी बताया कि स्ट्रिक्ट लॉ तो कुछ फॉलो होते नहीं है। जैसे बुक में लिखा होता है, बुक में लिखा होगा, आप पढ़ोगे तो, लाइक कि बहुत सारी जगह क्या होता है कि स्कूल्स जैसे होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, तो उनके बाहर बोर्ड लगा होता है नॉइस फ्री जोन, कि जब आप किसी स्कूल को क्रॉस करें या जब किसी हॉस्पिटल को क्रॉस करें तो वहां पे हॉर्न ना बजाएं। कोई याद रखता है? आई थिंक कोई याद नहीं रहता। दिल्ली के अंदर पिछले साल ही अगेन दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ एरिया ऐसे डिक्लेयर किए हैं कि जहां पे अगर आपने गाड़ी का हॉर्न बजा दिया ना तो चालान कट जाएगा। उन पे बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे हैं कि ये वाला एरिया नॉइज फ्री जोन है। जैसे आप जब दिल्ली के अंदर जाएंगे तो दिल्ली में जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है वहां का एरिया है, संसद भवन के आसपास है, पंचकुइया रोड हो गया, सीपी हो गया, सीपी में जो जाने के रास्ते हैं वो, वहाँ बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे हैं कि ये नॉइज फ्री जोन है और यहाँ पे हॉन्किंग करना, मतलब यहाँ पे नॉइज क्रिएट करना इलीगल है। तो वो चालान काटने के हिसाब से तो एक प्रोविजन दे ही दिया लोगों को। लेकिन लोगों को नहीं पता, कई बार गलती से बजाना पड़ जाता है, लेकिन अगर बजा दिया तो चालान कट जाएगा आपका। तो ये एक तरीका हो सकता है कि ठीक है आप ऐसे नॉइस फ्री जोन क्रिएट करिए, स्पेशली अराउंड हॉस्पिटल एंड स्कूल्स, बिकॉज बच्चों को और जो बीमार हैं उन लोगों को इस चीज से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो एक ये भी है। दूसरा, जैसे होता ही है कि क्रैकर्स के टाइम पे साउंड बहुत रिलीज होती है, ब्लास्टिंग वाले जो क्रैकर्स आते हैं दिवाली पे। यहाँ तो बैन लगा हुआ है, बट बहुत सारे शहरों में नहीं लगा हुआ। जो छोटे शहर है वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो वहाँ तो खूब धूम धड़ाका होता है। तो वो भी क्रैकर्स है। लाउड स्पीकर हो गए, मैंने भी एग्जाम्पल दिए, किसी भी रिलीजन को लेके हूँ। टाइमिंग्स, क्योंकि जैसे भी डीजे वाला एग्जाम्पल दिया आपको मैरिज लॉन का, कि वहाँ टाइमिंग्स है कि रात में सोने का टाइम है, रात में वैसे भी शोर कम होता है, तो धीरे से चीज ही जो चीज बोलती है वो दूर तक जाती है। अब रात में अगर आप तेज बजाओगे तो बेसिकली वो हमें और तेज लगेगा।
अगर दिन में 2 बजे डीजे बज रहा है तो क्योंकि बहुत सारे पॉल्यूशन बीच में आ रहे हैं तो डिस्टरबेंस हो जाएगा, वेव्स प्रॉपर ईयर ड्रम तक नहीं पहुंचेंगी। बट नाइट में तो सब कुछ शांत है, उस टाइम पे अगर किसी ने हॉर्न अगर बजाया नॉमिनल साउंड में भी तो भी हमें सुनाई देगा। तो टाइमिंग्स का भी इशू हो गया कि भाई डीजे के लिए है ही गवर्नमेंट में कर रखा है ऑर्डर, 10 बजे के बाद किसी भी मैरिज लॉन के अंदर डीजे नहीं बजेगा, लेकिन बज रहा है। अब उसमें भी लोगों ने तरीका निकाल लिया ना, उसमें ये कि डीजे नहीं बजेगा तो लोग ढोल नगाड़े बजाना शुरू कर देते हैं। तो ये तो नहीं लिखा ना रूल में, लोगों के हिसाब तो वो भी है, साउंड तो वो भी क्रिएट हो रही है। तो ये सारी चीजें हैं जिनके लिए बुक में है कि भाई स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट इनका होना चाहिए। अब होता नहीं है, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो नॉइस पोल्यूशन को एयर पोल्यूशन में पढ़ना है, ऑटोमोबाइल को भी एयर पोल्यूशन में पढ़ना है, और जो एक्चुअली एयर पोल्यूशन है बिकॉज ऑफ गैशियस पोल्यूटेंट और पार्टिकुलेट मैटर वो तो है ही एयर पोल्यूशन। सो दिस इज ऑल अबाउट एयर पोल्यूशन, सबसे बड़ा एयर पोल्यूशन ही है। अब आएगा सेकंड, वाटर पोल्यूशन। हमने एयर पोल्यूशन कर ही लिया था, सेकंड टाइप का जो पोल्यूशन आएगा वो वाटर पोल्यूशन है। अगेन हमें इसका कंट्रोल ही बेसिकली पढ़ना है। अब यहाँ सबसे पहले आपको ये समझाया गया है कि वाटर पोल्यूशन को मेजर कैसे करते हो। पहले ये तो पता करो कि पोल्यूशन है भी पानी में या नहीं है। डेफिनेशन तो हो गई सिंपल, अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। हमने पहले ही डेफिनेशन लिखी हुई है तो मैं बार बार नहीं लिख रहा। जिस चीज में भी आपको लगता है एयर वाटर सॉइल, उसमें बस अनडिजायरेबल चेंज करना है, ऐसा चेंज जो आप नहीं चाहते, चाहे फिजिकल प्रॉपर्टी हो, केमिकल प्रॉपर्टी हो, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी हो, जैसा चाहे वैसा आप इंप्लाई कर सकते हैं उसे। तो वाटर पॉल्यूशन हो गया कि अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। अब बात आती है कि वाटर पॉल्यूशन को मेजर कैसे करते हैं, कितना वाटर पॉल्यूटेंट है, डिग्री ऑफ पॉल्यूशन क्या है, कितना ज्यादा है या कितना कम वाटर पॉल्यूटेड है, या वाटर पॉल्यूटेड है भी नहीं, तो ये पता कैसे चलेगा। तो इसके लिए 3 पैरामीटर यूज किए जाते हैं। दो तो एनसीईआरटी ने दे ही रखे हैं, बट हम तीसरा भी पढ़ेंगे यहाँ पे, है ना। ओके, सबसे पहले क्या आएगा कि हम डिग्री ऑफ वाटर पोल्यूशन, जिसको आप बोल सकते हैं स्ट्रेंथ, कितना ज्यादा पोल्यूटेड है। स्ट्रेंथ ऑफ सीवेज में आपको याद हो तो हमने पढ़ा था बीओडी के बारे में, है ना। दिस इज मेजर्ड बाय, एक तरीका तो हमारा क्या था, बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, आपको याद होगा। मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा, आपने माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर में डिटेल में लिखा है अपने हिसाब अमाउंट से। ऑफ कॉल टू जो भी है मैं अपने हिसाब से डेफिनेशन बोल देता हूँ, वही सेम सिचुएशन थी कि 1 लीटर वेस्ट वाटर में जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करने के लिए एरोबिक बैक्टीरिया को मिलीलीटर में जितनी ऑक्सीजन चाहिए, है ना, इन एमएल, वो उस वाटर बॉडी की बीओडी कहलाती है। कंडीशन क्या थी कि 5 दिन के लिए रखना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे डार्क में। आप पूरी डेफिनेशन माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर से कॉपी कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ की डेफिनेशन एक्चुअली वहां पढ़ाई थी कि बीओडी क्या है। बीओडी इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है ना। तो बेसिकली ये क्या है, दैट इज ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। कौन रिक्वायर करेगा, बाय डिकम्पोजिंग एरोबिक माइक्रोब। क्यों चाहिए, टू डिकम्पोज वेस्ट यानी ऑर्गेनिक मटेरियल, टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वेस्ट वाटर। कंडीशन क्या है, इफ कैप्ट एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इन डार्क फॉर 5 डेज, तो वो बीओडी कहलाती है। और फिर जितनी ज्यादा बीओडी होती है उतना ज्यादा पॉल्यूशन होता है, ये भी हमने पढ़ा था कि बीओडी का लेवल जितना ज्यादा आएगा पॉल्यूशन उतना ही ज्यादा हो जाएगा, सिंपल। तो बीओडी के बारे में ऑलरेडी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा पैरामीटर हमारा क्या है, वो कहलाता है डीओ। डीओ इज डिजोल्व ऑक्सीजन, डीओ लेवल। एक बीओडी पैरामीटर है और दूसरा पैरामीटर क्या है, डीओ लेवल है, डिजोल्व ऑक्सीजन कितनी है। तो डिजोल्व ऑक्सीजन का लिटरल मीनिंग आप समझ ही रहे हैं कि 1 लीटर पानी के अंदर कितनी ऑक्सीजन है ना। अगेन दिस इज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। सर, जितनी कम उतना ज्यादा पोल्यूशन। डीओ, यस सर।
हाँ, जितना कम होगा उतना पॉल्यूशन ज्यादा, बीओडी के लिए जितना ज्यादा उतना पॉल्यूशन ज्यादा। ये अगेन मिलीग्राम में ही चाहिए आपको। फिर तो सर गर्म वाटर भी एक पॉल्यूटेंट हो गया, पॉल्यूशन हो बिल्कुल गया। बिल्कुल है। और आपको बताया था ना थर्मल पॉल्यूशन, कि टेम्परेचर भी अगर आपने पानी का ज्यादा कर दिया तो वाटर बॉडी के लिए तो अनडिजायरेबल हो गया ना, दैट इज कॉल्ड थर्मल पॉल्यूशन। 1 लीटर वेस्ट वाटर के अंदर जितनी ऑक्सीजन डिजोल्व होगी मिलीग्राम में, वो डीओ लेवल कहलाएगी। उसमें एक ग्राफ भी दिया हुआ है ना, डीओ लेवल किसका कितना आता है, तो ये वैल्यूज भी आप याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सर नोट नहीं किया ना। चलो पहले करो नोट। सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए। बीओडी का याद है ना, बीओडी के लिए आपको मैंने पढ़ाया था कि हायर बीओडी उतना ही, जितने ज्यादा बीओडी होगा उतना ही मोर पोल्यूटेड इज द मोर वाटर पोल्यूशन। सिंपल लिख लीजिए, जितनी ज्यादा बीओडी आएगी उतना ज्यादा पोल्यूशन होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हो गया सर। हो गया। अब बीओडी, ये डीओ लेवल कितना कितना होता है तो वो भी आप याद कर सकते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। डीओ लेवल के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो डीओ लेवल अगर 8 मिलीग्राम पर लीटर है, ये डीओ लेवल है। अगर ये 8 मिलीग्राम पर लीटर है, 1 लीटर वेस्ट वाटर के अंदर 8 मिलीग्राम अगर ऑक्सीजन है ना, तो इससे कम अगर बेसिकली इतनी इतनी या इससे ज्यादा है तो ये अनपोल्यूटेड है। अगर 8 मिलीग्राम से कम हो जाएगा तो ये पॉल्यूटेड हो जाएगा, वाटर बॉडी या वाटर हो जाएगा। और अगर ये 4 से भी नीचे चली जाए देन हैविली पॉल्यूटेड हो जाएगा। आप इसको बोल सकते हैं हैविली, VILY, पॉल्यूटेड। मतलब किसी 1 लीटर वेस्ट वाटर में 4 से कम अगर पहुंच गया तो हैविली पॉल्यूटेड, 4 से ज्यादा है बट 8 से कम है तो पॉल्यूटेड, और अगर 8 या 8 से ज्यादा है तो अनपॉल्यूटेड। और 8 से ज्यादा जितनी होगी उतना अच्छा, क्योंकि ऑक्सीजन जितनी ज्यादा पानी में होगी एक्वाटिक फ्लोरा और फना के लिए उतनी ही अच्छी ग्रोथ होगी, बिकॉज ऑक्सीजन तो सबको चाहिए सर्वाइव करने के लिए, है ना। तो ये डीओ लेवल की के जो पैरामीटर्स हैं वो भी याद रखिएगा। यहाँ उल्टा है, यहाँ पे जितना ज्यादा डीओ लेवल होगा उतना अनपॉल्यूटेड होगा, है ना। तो इसका मतलब है कि मोर या हायर डीओ लेवल अगर है तो उस हिसाब से लेसर विल बी पॉल्यूटिंग पोटेंशियल, पॉल्यूशन कॉज करने की कैपेसिटी उतनी कम होगी। तो ये डीओ के हिसाब से याद रखना है आपको। तो बीओ और डीओ दो पैरामीटर हो जाएंगे, है ना, और एक ग्राफ भी बनाया उससे भी अभी हम इसको देख सकते हैं। तीसरी चीज एनसीईआरटी में है तो नहीं, बट मैं आपको पढ़ा देता हूँ, थर्ड जो बेसिकली है सी, वो सीओडी कहलाती है। जैसे बीओडी पढ़ा है, ये केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, वो बायोलॉजिकल था। ये है ना? एक सीओडी भी है, ये बस एनसीईआरटी में नहीं है ना। सीओडी की वैल्यू हमेशा बीओडी से ज्यादा ही आती है ना। सेम वाटर अगर है, सेम सैंपल है, तो उसमें आप सीओडी और बीओडी निकालोगे तो सीओडी ज्यादा आएगी, है ना, ऑलवेज हायर देन बीओडी फॉर सेम सैंपल। एक ही सैंपल में अगर आप बीओडी और सीओडी दोनों निकालें तो सीओडी की वैल्यू ज्यादा आएगी बीओडी के कंपैरिजन में। सीओडी क्या है, जैसे आप ऑर्गेनिक मैटर को माइक्रोब यूज कर रहा है, उसे ऑक्सीजन चाहिए उस काम के लिए, वैसे उसी ऑर्गेनिक मैटर को अगर हम किसी मशीन से कंबंशन, कंबंशन एक केमिकल प्रोसेस है, तो आप अगर उसमें उसको करेंगे बर्न, तो ऑक्सीजन तो बर्न करने के लिए वहां भी चाहिए, तो वो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड हो जाएगी, है ना। तो माइक्रोब बर्न करे या मशीन बर्न करे, तो मशीन बर्न करेगी तो वैल्यू ज्यादा आती है एज कंपेयर टू माइक्रोब। तो ये डिफरेंस आएगा, पैरामीटर सारे सेम रखने। बाई एरोबिक माइक्रोब की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाई एक एपरेटस होता है कैलोरीमीटर, जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करके देखते हैं और जो भी कैलकुलेट करना चाहें वो कर सकते हैं। तो सीओडी की वैल्यू बीओडी से हमेशा ज्यादा आती है, बट बायोलॉजिकली दो ही पैरामीटर हैं, डीओ और बीओडी, उन दोनों को आप देख सकते हो।
जैसे आपकी बुक में एक ग्राफ बना हुआ है तो आप इस ग्राफ से भी समझ सकते हैं, लाइक इस तरीके से बना हुआ है, ये ग्राफ है, यहाँ पे तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है ना, किस तरीके से आ रहा है ना? यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन देखनी है हमें। अब यहाँ पे एक देख रखा है पॉइंट की ये इस पॉइंट को हम देखेंगे तो ये पॉइंट क्या है, ये सीवेज डिस्चार्ज है, मतलब जैसे ही पानी में कोई सीवेज छोड़ा जाएगा, तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे छोड़ा जाएगा, तो अब क्योंकि ये वाटर बॉडी है, हमें जैसे जैसे सीवेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे देखना है, तो एक की कॉन्सेंट्रेशन तो ज्यादा है, बट वो इस पॉइंट के बाद आके, है ना, नीचे आके फिर वो इस तरीके से ग्राफ को शो करती है ना, ये। और अगर हम दूसरी लाइन को बनाएंगे तो वो एक्चुअली यहां से है, और यहां से वो इस लाइन पे जाके ऊपर जाएगी, और फिर उसके बाद ये ग्राफ नीचे को आ जाएगा इस तरीके से। तो जो ये रेड वाला ग्राफ है ये किस चीज को शो करता है, बताओ, ये वाला किसका होगा और ये किसका होगा, इसमें से बीओडी कौन सा है और सीओडी ये डीओ कौन सा है? रेड वाला डीओ होगा और ब्लू वाला वो होगा हाँ, बीओडी। रेड वाला क्या है, ये डीओ लेवल है, और ब्लू वाला क्या है, ये बीओडी है। क्योंकि जैसे ही आप सीवेज डालेंगे, मतलब ऑर्गेनिक कंटेंट डालेंगे, तो इससे पहले तो ऑर्गेनिक कंटेंट था नहीं, तो बीओडी कम होगी। अब जैसे ही ऑर्गेनिक कंटेंट डाला तो एकदम से बीओडी बढ़ेगी, और फिर माइक्रोब जो है वो धीरे धीरे उसको कम करते जाएंगे। जब यहाँ पे कोई सीवेज नहीं था तो डिजॉल्व ऑक्सीजन वाटर बॉडी में बहुत ज्यादा होगी, लेकिन जैसे सीवेज डालोगे तो जो उसमें माइक्रोब जब ग्रो करेंगे तो ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेंगे, तो डीओ लेवल बिल्कुल नीचे जाएगा, और फिर धीरे धीरे जाके वो स्टेब्लिश होगा। तो बीओडी ज्यादा, एक ही वाटर का सैंपल लगा रहा है तो उसमें बीओडी ज्यादा तो डीओ कम, डीओ ज्यादा तो बीओडी कम, दोनों एक दूसरे के कंट्रास्ट में होते हैं। और जितना पॉल्यूशन है उतना बीओडी ज्यादा होगा, उतना डीओ कम होगा। जितना फ्रेश वाटर होगा उतना डीओ ज्यादा होगा, तो उतनी बीओडी कम होगी। एक ही बात को आप जैसे चाहे वैसे बोल लीजिए, ग्राफ से भी दे रखा है मैंने, सीधे सीधे लिख भी दिया आपको। और भी कोई क्वेश्चन में तरीका हो सकता है ये पता करने के लिए कि वाटर बॉडी के अंदर पॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कितनी है, तो बीओडी जितनी ज्यादा आएगी पॉल्यूशन की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। ऑब्वियस है कि उतना ही डीओ लेवल कम होगा, है ना? ये पूरा हमारा केस हो गया। अब आपकी बुक में दे रखे हैं कॉजेस वाटर पोल्यूशन के क्या क्या हैं, यहाँ पे कॉज दे रखे हैं, है ना। जैसे एयर पोल्यूशन में आपको पार्टिकुलेट मैटर या गैसियस पोल्यूटेंट के बारे में थोड़ा सा तो पढ़ाया गया। आपकी कंसंट्रेशन किस चीज की ली है, वो ये पॉलीटेंट? कॉन्सेंट्रेशन आप ये कॉन्सेंट्रेशन आपको भाई यहाँ पे ऑक्सीजन के हिसाब से, है ना, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन डिजोल्व ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन के हिसाब से ली गई है। अब हमारे पास क्या है, एक बार कॉजेस। बता दीजिए ये ग्राफ। ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे बहुत सारा है, यहाँ पे बहुत सारा है, मान लीजिए इस पॉइंट से देखना है। अब जैसे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है तो ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा है, तो डीओ लेवल आप देखोगे तो यहाँ पे मैक्सिमम है ये, ठीक। अब आपने जैसे सीवेज डाला, ऑर्गेनिक मैटर डाला, पॉल्यूशन हुआ तो डीओ लेवल कम होगा ना, ये इमीडिएटली फॉल डाउन हुआ। अब माइक्रोब, जितनी ऑक्सीजन माइक्रोब को चाहिए वो सारी यहीं से तो यूज होगी ना, जो डिजोल्व ऑक्सीजन ऑलरेडी इस वाटर बॉडी में थी, तो ये लेवल बिल्कुल नीचे जाएगा। और फिर धीरे धीरे, क्योंकि इकोसिस्टम है तो धीरे धीरे मैनेज करके बराबर भी आएगा। उसी तरीके से जब ये फ्रेश वाटर बॉडी थी, यहाँ पे तो फ्रेश है ना, सीवेज तो आपने यहाँ से डाला है, तो यहाँ तो कोई पॉल्यूशन नहीं है तो बीओडी लेवल बिल्कुल बैलेंस है, नेग्लिजिबल है बिल्कुल, कोई पॉल्यूशन नहीं है तो कोई बीओडी नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने सीवेज डाला, पॉल्यूशन हो गया तो बीओडी का लेवल बढ़ जाएगा, तो ग्राफ ऊपर गया, फिर भी धीरे धीरे मैनेज हो जाएगा बाय द ऑर्गेनिज्म। ओके सीवेज सर। डिस्चार्ज क्या शो कर रहा है, ये पॉल्यूशन को शो कर रहा है, पॉल्यूटेंट हो गया ये, एक तरीके का सीवेज इज ए काइंड ऑफ पॉल्यूटेंट। जैसे कोई रिवर है, तो रिवर में क्या किया आपने, मेजर किया, तो रिवर में कोई पॉल्यूशन है नहीं, तो बीओडी कम आएगी, डीओ ज्यादा आएगी, सीधी सी बात है। तो ग्राफ के ये पॉइंट्स हो गए। अब जैसे ही आपने रिवर के अंदर किसी इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट को डाला, किसी इंडस्ट्री से निकलने वाला आपने गंदा पानी उसमें मिलाया, तो जैसे ही उसमें ऑर्गेनिक मैटर पहुंचेगा, बैक्टीरिया फंगी तो होंगे ही रिवर के अंदर, वो उसको तुरंत यूटिलाइज करना शुरू करेंगे। तो जो डिजोल्व ऑक्सीजन पानी में थी फ्रेश वाटर रिवर के अंदर, वो धीरे धीरे बैक्टीरिया फंगी यूज कर लेगा, तो डीओ लेवल कम हो जाएगा। और क्योंकि पॉल्यूशन डाला आपने, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट पानी में डाला, तो बीओडी का लेवल बढ़ जाएगा। हालांकि बैक्टीरिया फंगी का काम ही यही है कि ऑर्गेनिक मैटर को डिस्ट्रॉय करना, तो फिर से वो जो है वो बीओडी शुरू में बढ़ेगा लेकिन बाद में जाके खत्म हो जाएगा। ऐसे क्योंकि रिवर एक अपने आप में कंप्लीट इकोसिस्टम है, तो शुरू में तो ऑक्सीजन पूरी यूज होगी, पर धीरे धीरे फिर से ऑक्सीजन बनना शुरू हो जाएगी, फिर लेवल वहीं सैचुरेट करके आ जाएगा। ये इस ग्राफ का मीनिंग है। कॉजेस क्या क्या हैं,
वाटर पोल्यूशन के, तो इसमें बेसिकली दो आपको समझाए गए हैं। वन इज कॉल्ड डोमेस्टिक सीवेज, घर से निकलने वाला जो कूड़ा कचरा है। यहाँ पे भी एक छोटा सा ग्राफ आपकी बुक में दे रखा है, आप उससे भी देख सकते हैं। यहाँ ये भी लिखा है कि अगर केवल 0.1% आप कह सकते हैं सीवेज है, डोमेस्टिक सीवेज है, तो भी ये वाटर जो है वो अनफिट होगा फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, पीने के लायक नहीं रहेगा ये पानी। केवल जबकि 0.1% इम्प्योरिटीज आपने ली है ना, ऐसे बेटा सीवेज है ना, बुक में दिखाया गया कि केवल 0.1% इम्प्योरिटीज अगर पानी में है तो दिस वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, है टेबल ना। वाटर। हाँ, जो भी, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप 0.1%, जैसे आप सिंपल है कि 1 लीटर पानी लेके उसमें आप बस एक चुटकी मिट्टी मिला दीजिए, तो क्या पी लेंगे पानी? आपको देखने में ही गंदा लगेगा, कैसे पियोगे आप? तो इसका मतलब वो पीने के लायक नहीं रहा, जबकि आपने इम्प्योरिटीज कितनी मिलाई है, जस्ट 0.1%, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इस 0.1% में क्या क्या आता है वो आपको ग्राफ से दिखाया गया है कि व्हाट हैज इन दिस वाटर, तो 99.9% है, बट बिकॉज ऑफ दिस 0.1% ये यूजेबल नहीं रहा। तो इस 0.1% में कौन कौन सी चीजें आती हैं वो आपको देखनी है। इस 0.1% में आपको सस्पेंडेड सॉलिड मिलेंगे, ऐसे सॉलिड पार्टिकल जो पानी में नीचे बैठते नहीं है, वो पानी के अंदर तैरते रहेंगे, है ना। जैसे सैंड, सिल्ट, क्ले होता है, बालू, है ना, चिकनी मिट्टी के पार्टिकल हैं, सैंड, सिल्ट, क्ले, ये सब सस्पेंडेड सॉलिड कहलाते हैं। इसके अलावा कोलाइडल मटेरियल होंगे। कोलाइडल मटेरियल का मतलब ही है कि वो वाटर से अलग नहीं होंगे, क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक कोलाइड है, वाटर लविंग कोलाइड है। जैसे फीकल मैटर हो गया, ये चीजें है ना, फीकल मैटर है, बैक्टीरिया है ना, पेपर जो होता है, पेपर के जो फाइबर्स होते हैं वो, एटसेट्रा, ये कोलाइडल मैटर कहलाते हैं। और कुछ ऐसी चीजें होंगी जो डिजोल्व स्टेट में पानी में घुल गई, डिजोल्व मटेरियल्स भी होंगे। डिजोल्व मटेरियल का मतलब जैसे आप नाइट्रेट्स हो गए, अमोनिया हो गया, है ना, ये तो पानी में घुल ही जाएंगे ना। सोडियम हो गया, क्लियर, कैल्शियम हो गया, है ना, ये सब है। फॉस्फेट हो गया, PO4 नेगेटिव, नेगेटिव लिख दे रहा हूँ, आप पूरा लिख लीजिएगा। ये सब चीजें तो पानी में घुल जाएंगी ना। नाइट्रेट्स, आपने मान लीजिए एग्रीकल्चर में अमोनियम नाइट्रेट दिया एज ए सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, तो नाइट्रेट ज्यादा दे दिया तो पानी में आ गया वो नाइट्रेट, एग्रीकल्चर रन ऑफ के साथ, खेत से बहते हुए पानी के साथ नाइट्रेट आ गया पानी में। अमोनियम भी आ सकता है, फॉस्फेट्स भी आ सकते हैं, कैल्शियम भी हो सकता है, सोडियम भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है। जो सॉल्ट दोगे अगर एक्सेस में दे दोगे तो पानी में ही अल्टीमेटली आएगा वो, है ना। ऐसे ही कोलाइडल मटेरियल भी होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और उनका सेपरेशन भी नहीं हो सकता, लाइक फीकल मैटर हो गया, है ना, बैक्टीरिया हो गए, पेपर क्लॉथ हो गए, पेपर में जो फाइबर्स होते हैं या जो क्लॉथ के फाइबर होते हैं। आप एक पेपर को पानी में डाल दीजिए, फिर पेपर निकाल दीजिए और फिर आप देखिए क्या पानी वैसे ही है, आपको बहुत फाइन थ्रेड जैसी टर्बिडिटी, कुछ गंदगी दिखाई देगी, दैट इज कॉल्ड पेपर फाइबर्स। सेल्यूलोज के छोटे छोटे फाइबर्स होंगे जो उसमें आ जाएंगे, तो सेल्यूलोज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये पॉल्यूशन हो गया। और जो सस्पेंडेड सॉलिड है वो तो आप जानते ही हैं, सैंड, सिल्ट, क्ले, जिन्हें बाई वेट आप अलग नहीं कर सकते। जैसे मैंने बोला कि मिट्टी को आप, थोड़ी सी मिट्टी आप एक ग्लास पानी में घोल दीजिए, एक चुटकी घोल दीजिए, जो बैठ गया वो तो ठीक है, बट आपको देखने से लगेगा कि अब सेटल डाउन तो कुछ हो नहीं रहा, लेकिन पानी तो पीला सा हो गया, गंदा हो गया। इसका मतलब जो चीजें हैं वो पानी में ही रहेंगी, सस्पेंडेड स्टेट में, दे नेवर सेटल डाउन। अब उनको कैसे अलग किया जाएगा? तो ये सब, ये केवल वो है जो 0.1% इम्प्योरिटीज है ना? ये वो है जो 0.1% में आती है, आपकी बुक में एक ग्राफ के हिसाब से दिखाया गया है। तो ये आपको इतनी चीजें मिल जाएंगी तो पानी पीने के लायक नहीं रहेगा, तो ये इसको आपको समझाया गया। सर ये डिजॉल्व मटेरियल को हम RO से निकाल सकते हैं ना? हाँ, आरओ से सब हो जाए, आरओ से तो हो ही जाएगा, आरओ तो है ही इस काम के लिए। आरओ, यूवी फिल्टर, ये जो सिंपल फिल्टर होते हैं उनसे भी हो जाएगा। आरओ तो खैर रिवर्स ऑस्मोसिस के हिसाब से है, बट इन सबको निकालने के लिए तो आप कोई भी सिंपल फिल्टर भी यूज करोगे तो चल जाएगा। तो अब यहाँ ये भी दिखाया गया कि जब आप इन सॉलिड्स की बात करेंगे, जैसे हमने अभी लिखा सस्पेंडेड सॉलिड,
तो इनको निकालना मुश्किल होता है। क्यों निकाल होता है? बिकॉज जो डिजोल्व सॉल्ट्स हैं वो तो पानी में घुल गए ना, अब अलग कैसे करोगे? पानी में आपने सोडियम नाइट्रेट या अमोनियम नाइट्रेट मिला दिया, तो पानी में सोडियम अमोनियम नाइट्रेट सब आ गया। अब आप कहें कि इससे मुझे अलग करना है, तो कैसे अलग करोगे? आपने एक चुटकी से भी कम केवल अमोनियम नाइट्रेट पानी में घोला है, अब अलग कैसे होगा? या आपने पेपर को, जैसे मैंने बताया कि आधे घंटे आप एक पेपर को पानी में डिप कर दीजिए, पेपर तो निकाल दीजिए, अब देखिए पानी, तो उसमें आपको सेल्यूलोज के छोटे छोटे फाइबर मिलेंगे, जिनको आप सेटल डाउन करना चाहोगे तो भी नहीं होंगे, बिकॉज वेट के हिसाब से तो वो नेग्लेजिबल है। तो बाई ग्रेविटी अगर हम सोचे कि 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर नीचे इकट्ठा हो जाएगा, तब भी नहीं होगा। तो जो सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं इनको निकालना मुश्किल होता है। आप माइक्रो वाला चैप्टर याद करो, तब भी आपको यही पढ़ाया था कि हमने जब प्राइमरी ट्रीटमेंट किया था तो उसमें हमने सेकंड स्टेप में सेडिमेंटेशन कर लिया, पहले सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन किया, फिर सेडिमेंटेशन किया। तो सेडिमेंटेशन उसी पे तो अप्लाई करोगे ना, नीचे बाई वेट बैठ जाएगा। अब जो चीज पानी में घुल गई है वो कभी नीचे तो बैठेगी नहीं, तो क्या करोगे? फिर आपने उसके लिए बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट किया था कि एरोबिक बैक्टीरिया को हम ले जाएंगे, जिसके लिए बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट आपने पढ़ा था, और फिर बैक्टीरिया उस डिजोल्व सोल्यूट्स को अलग करेंगे। तो यहाँ भी प्रॉब्लम सेम है कि सीवेज के अंदर या वाटर बॉडी के अंदर जो ये डिजोल्व कंपाउंड है, चाहे वो सॉल्ट की फॉर्म में हो या वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, दे आर डिफिकल्ट टू रिमूव। इनको निकालना मुश्किल है हमारे लिए। तो ये, और जो ऑर्गेनिक मैटर है वो ऑब्वियस सी बात है कि वो डिग्रेड हो जाएगा, बायोलॉजिकली डिग्रेड हो जाएगा, माइक्रोब उसको डिग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो हो गया हमारा सीवेज, जो इंपॉर्टेंट वाटर पॉल्यूटेंट का काम कर रहा है। दूसरा हमारे पास जो है वो सेकंड टाइप का जो है वो है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट के अंदर डिपेंड करता है, कुछ इनऑर्गेनिक चीजें भी हैं, वैरायटी ऑफ इनऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। पॉल्यूटेंट्स दोनों तरीके से हो, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों पॉल्यूटेंट्स का ऑप्शन यहाँ पे है। अब जैसे मैं लिख नहीं रहा, सबको पता ही है कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री है तो भी वहां से वेस्ट वाटर निकलता है। जहाँ पे शुगर मिल होगी वहां से भी वेस्ट वाटर निकलेगा, उसमें शुगर भी होगा, तो ऑर्गेनिक मैटर हो गया, है ना। जहाँ पे पेपर बनाया जा रहा है, ये जैसे पेपर इंडस्ट्री है, पेपर एंड मिल्स कहलाती है, पेपर एंड मिल्स फैक्ट्री है, सेंचुरी का पेपर मान लीजिए ये है, तो सेंचुरी की फैक्ट्री में भी आपको वेस्ट वाटर मिल जाएगा। कहीं पे अगर कोई मेटल का भी एक्सट्रैक्शन हो रहा है, आप जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि किसी और से मेटल को निकालेंगे, तो उस केस में भी जो है वो वेस्ट जनरेट हो गई उस इंडस्ट्री का। कोई केमिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहाँ पे इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड बनाए जाते होंगे, तो वहां से भी वेस्ट निकलेगा। तो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट बहुत सारी जगह पे है, और सब जगह एक ही तरीका है कि ये सारा इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट किसी न किसी वाटर बॉडी में ही छोड़ दिया जाता है। प्रॉब्लम तब आती है जब बिना ट्रीट करे छोड़ देते हैं। ट्रीट करके छोड़ना तो कोई इश्यू नहीं है, बिना ट्रीटमेंट के छोड़ देंगे तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो दैट इज काइंड ऑफ पोल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट आपको वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री से मिल जाएगा। इवन ये तो हो गया इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, जो आप कह सकते हैं इसमें क्या क्या आएगा, दिस इज वेस्ट वाटर या वेस्ट लिख सकते हैं फ्रॉम इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो अलग अलग इंडस्ट्री का अलग अलग वेस्ट है ना। इसके अलावा इसमें और क्या क्या आता है, हैवी मेटल्स आ जाते हैं, जो मेटल से डील करने वाली इंडस्ट्री है। हैवी मेटल जैसे आप पढ़ते हैं कि एक जनरल डेफिनेशन, बाकी आप केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो नहीं कह सकता, बट एक जनरल डेफिनेशन होती है कि जिसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है वो मेटल हैवी मेटल कहलाएगा। लाइक लेड हो गया, क्रोमियम हो गया, निकेल हो गया, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, मैग्नीज हो गया, दीज ऑल आर, मरकरी हो गया, ये सब हैवी मेटल्स हैं। अब मान लीजिए लेड इंडस्ट्री है जहाँ पे बैटरी का इलेक्ट्रोड बन रहा होगा, वो लेड का इलेक्ट्रोड होता है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता बिना लेड के, बिना वेस्ट तो जनरेट होगा ना कुछ। नहीं तो केवल जो वहां पे बैटरी बना रहा है, इन्वर्टर की जो बैटरी डील करता है, जो बैटरी खोल के दोबारा से रिपेयर करता है, उसके हाथों में ही इलेक्ट्रोड छुएगा तो लेड आ जाएगा, वो हैंड वॉश करेगा तो लेड जो है वो पानी में जाएगा ही जाएगा। जहाँ पे प्लेटिंग हो रही है, जहाँ पे आप पॉलिशिंग कराते हैं कि गाड़ियों पे पेंट कराना है, तो उसमें निकिल और क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है शाइनिंग के लिए, कि भाई आपको गाड़ी का कलर चेंज कराना है, या आप कोई और भी कलर किसी चीज पे कराना है, मेटल पेंटिंग कर रहे हैं आप, या स्टील के वेसल्स आते हैं, बर्तन आते हैं, वो शाइनिंग होती है उसके ऊपर, तो वो क्रोमियम की प्लेटिंग है। तो निकेल और क्रोमियम की प्लेटिंग करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि पार्टिकल तो आपके पानी में, मतलब पहले तो जमीन में गिरेंगे, आपके हाथों पे लगेंगे, जब वॉश करोगे तो वाटर के साथ वाटर बॉडी तक पहुंचेंगे। तो हैवी मेटल्स भी जो है बेसिकली
वाटर बॉडी के अंदर पहुंच ही जाते हैं। इवन जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं वहां पे क्या होता है कि जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है कोल को यूज करके, या आपने पढ़ा होगा कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर भी है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा करने के लिए उसके चारों तरफ कूलेंट यूज किया जाता है। कई बार तो केमिकल कूलेंट होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स गैसेस भी होती हैं, कई बार सिंपली वाटर को यूज कर लेते हैं। आपने पढ़ा हो तो हैवी वाटर D2O, ड्यूटीरियम ऑक्साइड ऑक्साइड को एज ए कूलेंट यूज करते हैं, तो यस कई बार वो सर। पानी पानी ही रिलीज कर देते हैं। अब हैवी मतलब जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसके अंदर टेम्परेचर तो आप कह सकते हैं कि 1000 डिग्री के आसपास है, तो जो सराउंडिंग में वाटर होगा वो भी तो खौल ही जाएगा ना। अब आपने क्या किया कि एक खौलते हुए पानी को जो है वो आपने किसी वाटर बॉडी में छोड़ दिया, तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया था कि हाई टेम्परेचर बॉइलिंग वाटर अगर आपने वाटर बॉडी में डिस्चार्ज किया और कुछ नहीं है उसमें, खाली खौलता हुआ पानी है, तो वो हाई टेम्परेचर भी उस वाटर बॉडी की फिजिकल प्रॉपर्टी तो चेंज कर ही रहा है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल पॉल्यूशन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड हॉट वाटर एफ्लुएंट। तो ये आप कह सकते हो थर्मल पॉल्यूशन। तो ये भी चीजें हैं जो आपको इंडस्ट्री, जहां यहाँ पे रिएक्टर यूज होते हैं ना, जरूरी नहीं कि रिएक्टर एटॉमिक और थर्मल पावर प्लांट में ही हो, कई बार इंडस्ट्री में भी रिएक्टर्स को यूज किया जाता है। आप जैसे बहुत सारी मेटलर्जी पढ़ते होंगे, तो कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तो बड़ी बड़ी फर्नेस है। अब उन फर्नेस को डील कैसे किया जाएगा, उसको थोड़ा सा टेम्परेचर कम कैसे करोगे। तो सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट है कि पानी के चारों तरफ एक उसका सर्कुलेशन क्रिएट कर दिया, पानी गर्म हो जाएगा, लेकिन उसका टेम्परेचर कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये सारी बातें आ जाएंगी इसमें, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये जब गर्म पानी जहां भी गिरेगा, जिस मोमेंट पे जिस वाटर बॉडी में गिरेगा, वहां जितने भी फिशेस, प्लांट, एनिमल, जो भी फ्लोरा फना होंगे, सब डैमेज हो जाएंगे, बिकॉज उनको तो इतना टेम्परेचर नहीं चाहिए ना, उनके लिए तो वो एक तरीके का पॉल्यूशन ही हो गया। तो ये आपको दो कैटेगरी बना रखी है बुक में कि पहले डोमेस्टिक सीवेज है, देन इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट है जो वाटर पॉल्यूशन कॉज करते हैं। अब वाटर पॉल्यूशन की वजह से होगा क्या, इफेक्ट वाटर पॉल्यूशन के क्या क्या है, जैसे हमने कॉजेस पढ़े, अब हम बात कर रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। इफेक्ट्स क्या क्या होंगे, सबसे पहली चीज तो यही है कि जब बीओडी ज्यादा होगी तो डीओ का लेवल कम हो जाएगा, और अगर ऑक्सीजन ही कम हो गई तो जो एक्वेटिक क्रीचर्स हैं, जो एक्वेटिक फ्लोरा फन्ना है, उनकी डेथ सबसे पहले होगी। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फिशेस, बिकॉज फिशेस की मॉर्टेलिटी सबसे पहले शो होती है। फिशेस तो पूरी तरीके से जो है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट है, कोई और अल्टरनेटिव मैकेनिज्म नहीं है। अगर उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली, पानी में घुली हुई, तो उनकी डेथ हो जाएगी। तो सबसे बड़ा इंपैक्ट तो यही आता है कि हाई बीओडी की वजह से क्या होगा, डीओ लेवल हमारा बहुत कम होगा, और डीओ लेवल कम होगा तो जो एक्वेटिक प्लांट एनिमल है, स्पेशली फिशेस इन केस ऑफ एनिमल, उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी, है ना। तो एक रीजन तो ये लिख सकते हैं कि ड्यू टू हाई बीओडी, अगर बीओडी ज्यादा है तो उसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, देर इज डिक्रीज इन डीओ लेवल, है ना। जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा, हाई बीओडी है तो शार्प डिक्लाइन मान सकते हो, शार्प डिक्रीज मान सकते हो। और इसकी वजह से फाइनली क्या हुआ, इसकी वजह से हुआ ये कि जो एक्वेटिक फ्लोरा एंड फना है उनको प्रॉब्लम्स होगी, है ना। तो एक्वेटिक फ्लोरा एंड फौना आर हार्म्ड, उनको नुकसान होगा, जिसमें फिश मॉर्टेलिटी, फिशेस की डेथ होना सबसे कॉमन है। फिश मॉर्टेलिटी इज अ इंपॉर्टेंट साइन कि कुछ ना कुछ पानी के अंदर दिक्कत है ना, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो ये हो गया। दूसरा केस क्या है, अगर मान लीजिए वाटर पोल्यूशन में प्रॉब्लम केवल नाइट्रेट और फॉस्फेट्स हैं, कि एग्रीकल्चर में क्या होता है कि आपने 11th में पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, एनपीके, ये तीन ऐसे मिनरल्स हैं जो सॉइल में यूजुअली डेफिशिएंट होते हैं। आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, जहां भी एग्रीकल्चर होता हो, वहां पे जिस प्लांट को जितनी डेली रिक्वायरमेंट नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की है, उतनी नेचर ने नहीं दी। तो अगर नेचर में ग्रो कर रहे हैं तो दे ऑलवेज ग्रो इन द डेफिशिएंसी ऑफ एनपीके। फिर हम क्या करते हैं, ड्यूरिंग एग्रीकल्चर हम एनपीके फर्टिलाइजर यूज करते हैं, सो दैट प्लांट की बेटर ग्रोथ हो, और हमें अच्छी ग्रोथ मिलेगी तो अच्छी हमारी इकोनॉमी भी होगी।
अब होता क्या है कि जब एनपीके फर्टिलाइजर हमेशा डालने ही डालने हैं तो लोग बिना सॉइल टेस्टिंग कराए जितना मर्जी चाहे डाल देते हैं कि जी ये तो कमी है हम डाल देते हैं। कम है लेकिन किसमें कितना कम है ये पता करना चाहिए ना आपको, उसी के अकॉर्डिंगली एनपीके यूज करना चाहिए। आपने क्या किया, डाल दिया। अब उसमें जो पोटेशियम है वो तो आपने पढ़ा होगा कि कैटायन एनायन बैलेंस में चाहिए। प्रॉब्लम पोटेशियम से नहीं आती, प्रॉब्लम किससे आ जाती है, नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स की वजह से आ जाती है। बिकॉज नाइट्रेट अमोनिया के थ्रू जाएगी तो टॉक्सिक, और फॉस्फेट तो अपने आप में एसिडिक होता है तो वो टॉक्सिक। तो जो नाइट्रेट एंड फॉस्फेट्स हैं, अगर ये रनवे के साथ मतलब एग्रीकल्चर में आपने डाला, स्प्रे कर दिया, सॉइल में नाइट्रेट फॉस्फेट्स हो गए, पानी आया, बारिश का पानी आया, मिट्टी से उस नाइट्रेट फॉस्फेट को डिजोल्व स्टेट में वाटर बॉडी तक लेके आया, तो जब पानी में ये नाइट्रेट एंड फॉस्फेट्स आएंगे, तो क्योंकि ये फर्टिलाइजर है तो जब पानी में आएंगे तो पानी के प्लांट्स बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे। लाइक पॉन्ड या रिवर में आए तो उनमें जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, अब उनको फर्टिलाइजर फ्री में मिल रहा है ना, तो वो ज्यादा ग्रो करेंगे। ज्यादा ग्रो करेंगे तो ब्लूम बना लेंगे, एल्गल ब्लूम। आपने पढ़ा हो साइनोबैक्टीरिया कि बीजीए क्या करता है, पॉल्यूटेड बॉडी नॉस्टॉक एनाबेना जो ये है, ये पॉल्यूटेड वाटर बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं, स्पेशली इफ द पॉल्यूटेंट्स आर नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स। अब अगर पूरे ऊपर एल्गी का ब्लूम बन जाएगा, एल्गी का बंच बन जाएगा, और आपने पढ़ा है कि बीजीए तो स्लाइमी होती है, उन पे म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है, तो अगेन वाटर बॉडी के नीचे जो प्लांट एनिमल है फिर उनको दिक्कत है, उसको दिक्कत है, फिर वही एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है वो चूक कर जाएगा। तो एल्गल ब्लूम की वजह से भी वाटर की क्वालिटी जो है वो डिटोरिएट कर जाती है, एंड अगेन फिश मॉर्टेलिटी इज द फाइनल कॉज। क्लियर। इसके साथ साथ जो ब्लूमिंग एल्गी होती हैं वो हमारी बॉडी और एनिमल बॉडी के लिए पॉइजन मतलब टॉक्सिक्स रिलीज करती हैं, टॉक्सिक कंपाउंड पानी में होंगे तो वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर एक्सेस में है, एक्सेस ऑफ नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स, वैसे तो थ्योरी ही है, आप अपने आप भी पढ़ सकते हैं, बट मैं शॉर्ट में मेंशन कर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर एक्सेस में नाइट्रेट फॉस्फेट्स आए इन वाटर बॉडी तो होगा क्या, दे प्रमोट द ग्रोथ ऑफ एल्गी, है ना, एल्गी ज्यादा ग्रो करेंगे, है ना। एल्गी भी कौन सी, जो सरफेस पे तैरती हैं, प्लैंक्टोनिक एल्गी। प्लैंक्टोनिक वर्ड में आपको पहले भी इकोसिस्टम में भी पढ़ा चुका हूँ, आपने 11th में भी डायटम्स एंड डेसिमट्स में प्लैंक्टन पढ़ा होगा। तो प्लैंक्टोनिक जो तैरते हैं ऊपर वाले वो एल्गी ग्रो कर जाएंगे। जब इनकी ग्रोथ ज्यादा होगी तो बन जाएगा एल्गल ब्लूम। ये एल्गल ब्लूम्स की दो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक प्रॉब्लम तो ये कि ये टॉक्सिक रिलीज करेगा, रिलीजेस टॉक्सिक टॉक्सिन्स, जिसकी वजह से हार्म टू एनिमल्स एंड ह्यूमन। अगर ये पानी हम पी लें या एनिमल्स पी लें तो हमें नुकसान देगा। और दूसरा, इस एल्गल ब्लूम की वजह से जो नीचे प्लांट और एनिमल्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे। एल्गल ब्लूम है तो उसकी वजह से क्या होगा, एक तो ये डिस्टिंक्ट अलग सा स्मेल देगा, ऑर्डर टू वाटर बॉडी, ये हो गया, है ना। तो इससे क्या होगा, वाटर की क्वालिटी खत्म हो गई, है ना, डिटोरिएट, डिटोरिएट द क्वालिटी ऑफ वाटर। ये आप समझ सकते हैं। जब पानी ही पीने लायक और नहीं सही रहेगा तो फिश की मॉर्टेलिटी तो फाइनल साइन है ही। ये आपको ध्यान में रखना है। हालांकि ऐसी वाटर बॉडी के अंदर हमने पीछे एक्सोटिक स्पीशीज में आइकॉर्निया पढ़ा था, वाटर हैसेंथ, ये ज्यादा ग्रो करता है, वो उसे पसंद है ऐसी वाटर बॉडी जिसके अंदर ये जो कंपाउंड है वो हो। क्या, वाटर हाइसिंथ। आइकॉर्निया, तो वो इस टाइप की वाटर बॉडी के अंदर ज्यादा ग्रो करता है ना। अब इस टाइप की वाटर बॉडी में ये ज्यादा ग्रो करेगा तो इसका मतलब फिर वो ट्रबल सम वीड हो जाएगा ना, प्रॉब्लमेटिक है ना। यहाँ पे प्लांट क्या है, वाटर हैसेंथ। वाटर हैसेंथ इज आइकॉर्निया क्रेस्पिस, आइकॉर्निया क्रिस्पिस।
दिस प्रेफर टू ग्रो इन सच, सच का मतलब जैसे ऊपर हमने डिस्कस किया है, पॉल्यूटेड वाटर बॉडी। ये इसमें ज्यादा ग्रो करता है। तो जब ये ग्रो, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड, ये वाटर हैसन जो है वो ट्रबल सम वीड कहलाता है, अनवांटेड प्लांट है ना। इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। वहीं ये केस सबसे पहले रिपोर्ट किए गए थे। ये आपको याद रखना है कि वो टेरर ऑफ बंगाल कहलाता है। तो वो भी इस टाइप की वाटर बॉडी के अंदर वो ब्लूम करता है, ज्यादा ग्रो करता है ना? फिर जो सीवेज हमारे घर से या हॉस्पिटल से निकला है, तो उसमें ये भी प्रॉब्लम है कि डिजीज होने के चांसेस भी ज्यादा हैं, जो वाटर बॉर्न डिजीज होती हैं वो भी, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है। सीवेज मैं लिख नहीं रहा, अंडरस्टूड है, स्पेशली फ्रॉम हॉस्पिटल अगर कहा सर जाए तो। हाँ बोलो। सर मैं दो चीज में बहुत कंफ्यूज होता हूँ, एक वाटर हाइसिंथ और एक कैरेट ग्रास का पार्थिनियम, दोनों मतलब सिमिलर है प्लांट? नहीं नहीं, दोनों अलग अलग हैं। एक पानी में होता है, एक प्लेन में होता है। दोनों केवल इस चीज में कॉमन है कि दोनों प्रॉब्लमेटिक हैं, बस। दोनों अनवांटेड है, दोनों प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बस। बाकी तो दोनों अलग अलग है। सो सीवेज अगर हॉस्पिटल से आएगा तो उसमें क्या होगा, पैथोजेंस भी होंगे। पैथोजेंस का मतलब डिजीज कॉजिंग माइक्रोब। तो फिर यहां से चांसेस क्या हो जाएंगे, चांसेस ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज, पानी के थ्रू जो डिजीज फैलती हैं उनके होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। पानी के थ्रू कौन कौन सी डिजीज फैलती हैं, गंदे पानी से कौन कौन सी डिजीज होती है, लाइक डिसेंट्री हो गया, टाइफाइड हो गया, जॉन्डिस हो गया, कॉलेरा हो गया। ये सब वाटर बॉर्न डिजीज है ना। इन सब का जो मोड ऑफ स्प्रेड है, ट्रांसमिशन करने का जो तरीका है, वो बेसिकली वाटर के थ्रू जाती है। तो आप जब गंदा पानी पियोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि डिसेंट्री, टाइफाइड, है ना, जॉन्डिस, इन सब के होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हाँ, लेकिन कंडीशन है कि ठीक है कि टाइफाइड होने के लिए साल्मोनेला बैक्टीरिया हो, या मान लीजिए कॉलेरा है तो उसके लिए विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया हो। लेकिन जॉन्डिस तो आपको पता है, ये सिंपल होता है। जॉन्डिस तो केवल कहलाता है कि आपकी बॉडी के जो फ्लोरा एंड फना है वो डिस्टर्ब हो गए, बस। तो वो हो सकता है, जॉन्डिस तो बहुत कॉमन है। डिसेंट्री, वो दोनों तरीके से हो सकती है, बैक्टीरियल डिसेंट्री भी होती है, और एंटमीबा हिस्टोलिटिका से अमीबिक डिसेंट्री भी आपने पढ़ा होगा। तो ये सब पानी के थ्रू ही जाती है, तो गंदे पानी से डिजीज होने के चांसेस भी ज्यादा है। तो ये सब इफेक्ट के हिसाब से समझाया गया है। अब इसी इफेक्ट में एक और नेक्स्ट है, वो कहलाता है यूट्रॉफिफिकेशन। यूट्रॉफिफिकेशन का मतलब कहलाता है नेचुरल एजिंग ऑफ लेक। एक लेक की एजिंग कैसे होती है, जैसे आपने कहीं पढ़ा था, पीछे आपने पढ़ा था कि पॉन्ड से फॉरेस्ट बना, इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो वहां कम से कम पॉन्ड से फॉरेस्ट तो बना, एक इकोसिस्टम से रिप्लेस करके दूसरा तो बनाया। यहां हम क्या पढ़ रहे हैं कि एक लेक जो अपने आप भर गई टाइम के हिसाब से और मिल गई मिट्टी में, मतलब लेक नहीं रही, वो क्या बना वो खत्म, बट लेक नहीं रही। और इसका जो रीजन है वो क्या है, पॉल्यूशन है। जबकि इकोलॉजिकल सक्सेशन में पॉल्यूशन रीजन नहीं था कि पॉन्ड से अगर आप फॉरेस्ट बना रहे हैं तो उसके लिए कोई पॉल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल हो, वो चीज नहीं है। लेकिन लेक में अगर ये हीलिंग होती है, लेक की एजिंग होती है, कि लेक का एक टाइम है कि 50 साल के बाद वो लेक खत्म हो जाएगी, तो वो खत्म कैसे होगी। अगर खत्म होने का रीजन कोई पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, उस लेक में पॉल्यूशन का होना है, तो उसको हम बोलते हैं यूट्रॉफिफिकेशन। तो नेक्स्ट आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो है यूट्रॉफिफिकेशन। हाँ, इसको आप देखोगे तो यूट्रॉफिकेशन, ट्रॉफ का मतलब आपको पढ़ाया था ना मैंने, फूड लेवल। और यू वर्ड हमेशा एडवांस के लिए दिया जाता है ना। तो यूट्रॉफिफिकेशन क्या है, इसको आप बोलते हैं न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट ऑफ ए लेक। हमें लेक के लिए पढ़ना है ना। जिसका रिजल्ट क्या होगा, दिस इज कॉल्ड नेचुरल एजिंग ऑफ लेक। लेक खत्म हो जाएगी।
तो इसको आप यूट्रॉफिफिकेशन, लेक का मतलब यहाँ से कोई भी आप फ्रेश वाटर बॉडी ले सकते हैं, बस फ्रेश वाटर लेना है, मैरीन इकोसिस्टम नहीं। पॉन्ड ले लीजिए, लेक ले लीजिए, छोटा सा कोई और आप कैनाल ले सकते हैं लाइक दिस, और रुका हुआ पानी होना चाहिए, क्योंकि बहता हुआ पानी होगा तो पॉल्यूटेंट भी बह जाएगा ना। किसी रिवर में पॉल्यूटेंट जहां से डिस्चार्ज होता है वहां तो ना रहता है, वो तो पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच जाएगा। लेकिन पॉन्ड या लेक में अगर कोई पॉल्यूटेंट डिस्चार्ज हुआ तो वो कहीं जा नहीं सकता ना। पॉन्ड और लेक तो क्लोज्ड वाटर इकोसिस्टम के एग्जाम्पल है। तो ऐसे केस में जो नेचुरल लेकिंग है क्यों हुई है? बिकॉज ऑफ न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट। करा कुछ नहीं है हमने, सिर्फ ये किया है कि लेक के अंदर जितने न्यूट्रिएंट थे उनसे ज्यादा न्यूट्रिएंट उसमें दे दिए, कोई पॉल्यूटेंट नहीं दिया। पॉल्यूटेंट बस क्या हुआ यहाँ पे, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट। और एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट भी प्रॉब्लमेटिक है, जैसे अभी आपने नाइट्रेट फॉस्फेट्स के लिए देखा कि वो भी तो पानी में हमने गलती से दे दिए ना, देने तो नहीं थे हमें प्लांट को। प्लांट तो खुद नाइट्रेट फॉस्फेट को अपने आप मैनेज करेगा, लेकिन हमने दे दिए तो ग्रोथ ज्यादा हो गई, ब्लूम कर गया। ब्लूम कर गया तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। ऐसे यहाँ भी है कि अगर लेक के अंदर आपने नाइट्रोजन फॉस्फेट्स दे दिए तो अगेन प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस कंटेंट तो दे रहे हैं, नाइट्रेट फॉस्फेट्स जो प्लांट न्यूट्रिएंट है, बट इसके साथ साथ अगर उसमें कोई ऑर्गेनिक मैटर है तो वो भी इंपॉर्टेंट है ना। सबसे पहले क्या देखना है इसमें, सीवेज हमें चाहिए विच इज रिच इन नाइट्रेट एंड फास्फेट। एनपी लिखा है, नाइट्रोजन फास्फेट का मतलब नाइट्रेट और फास्फोरस, ये दो ज्यादा होनी चाहिए। कहने को तो ये प्लांट न्यूट्रिएंट है, बट हमने सीवेज दिया जिसमें नाइट्रोजन और फास्फेट बहुत ज्यादा था। अब जब आप ये सीवेज आप जैसे ही डिस्चार्ज करोगे इनटू लेक, लिख दे रहा हूं, या फ्रेश वाटर बॉडी, जैसे आप इसे लेक में डालोगे, अब लेक के अंदर जो एल्गी है वो ज्यादा ग्रो कर जाएंगी, है ना। दे स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ एल्गी, जैसे अभी आपने पढ़ा था। अब जब एल्गी की ग्रोथ ज्यादा होगी तो फिर वही है कि स्कम, चिपचिपा सा, है ना, या आप कह सकते हैं फाउल, मतलब अनप्लीजेंट लिख सकते हैं, बदबू, स्मेल आएगी, ऑर्डर। और जब ये आएंगी तो फिर अगेन क्या होगा इसकी वजह से, क्योंकि डीओ लेवल कम हो गया, तो फिर ये हुआ कि जो एक्वेटिक लाइफ है, पानी में जो प्लांट और एनिमल है, वो थ्रेट हो जाएंगे, उन्हें थ्रेटेंड, उनको फिर थ्रेट आ जाएगा। और जब इनको थ्रेट आएगा फिर फाइनल ये होगा कि लेक जो है वो खत्म हो जाएगी, है ना, चोक। या आप लिख सकते हो कि फाइनली क्या होगा, नेचुरल एजिंग लिखिए बुक में, चोक वर्ड लिखा होगा कि चोक टू डेथ, है ना, लेक इज चोक्ड, जम जाएगी टू डेथ। CHOKE होगा, सी नहीं होता, चोक टू डेथ। एक सिंपल वे में अगर मैं आपको कोशिश करूं लिखने की तो कुछ ऐसे प्रोसेस आएंगे। हालांकि डिटेल प्रोसेस है यूट्रॉफिफिकेशन कैसे होता है, तो आप उसको भी बुक से देखना चाहो तो एक बार रीड कर लीजिएगा। तो इम्पोर्टेंट होना इसी तरीके से, है ना, कि एक लेक, जब आप शुरू में मान लीजिए किसी लेक को देखो तो लेक तो फ्रेश वाटर बॉडी है। तो लेक कैसी होती है, जब आप यंग स्टेज में देखोगे लेक को तो कोल्ड एंड क्लियर। भाई धूप पड़ती है तो केवल ऊपर का पानी गर्म हो जाता है, नीचे का पानी ठंडा ही रहता है कंपेरेटिवली, है ना। जाड़े हैं तो ऊपर ठंडा रहेगा, नीचे का गर्म रहेगा। ये तो आपको कॉमन सी बात समझ में आती होगी कि लेक की एक गहराई है या पॉन्ड की एक गहराई है। गर्मियां है तो ऊपर पानी गर्म रहेगा, नीचे ठंडा रहेगा। जाड़े हैं तो ऊपर बर्फ जम जाती है लेक पे, नीचे पानी उसके कंपैरिजन में गर्म ही रहता है। तो लेक शुरू में अगर आप किसी लेक को देखिए ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर, तो उसके अंदर जो है वो क्लियर लेक होती है, उसमें जो प्लांट एनिमल होने चाहिए, जो लाइफ एग्जिस्ट करनी चाहिए वो है। अब क्या हुआ, उस लेक के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स आ गए, सीवेज हमने डिस्चार्ज कर दिया नाइट्रोजन फास्फोरस वाला। तो जब उसमें नाइट्रोजन फास्फोरस को आप दोगे तो क्या होगा, उसमें प्लांट और एनिमल लाइफ जो है वो ओवर ग्रो होगी। जो लेक के प्लांट एनिमल है वो और ज्यादा ग्रो करेंगे। जितना ज्यादा वो ग्रो करेंगे उतना ज्यादा उनका मास इकट्ठा होगा। मास होगा तो डेथ होने के बाद नीचे बॉटम पे जाकर डिपॉजिट होगा। जब बॉटम पे डिपॉजिट होगा तो क्या होगा, लेक की गहराई कम होने लगेगी। लेक की गहराई कम होगी तो पहले के कंपैरिजन में अब ये वार्म हो जाएगी, बिकॉज लाइट तो एक लिमिट तक पेनिट्रेट करती है। पहले वो जा रही थी थोड़ी दूर तक तो उतना पानी गर्म था, नीचे गहरी थी लेक तो ठंडी थी। अब क्योंकि नीचे से गहराई कम हो गई है, पानी में जो रेज है, जो सनलाइट है वो बॉटम तक जा रही है, तो प्रीवियस के कंपैरिजन में लेक कैसी हो गई, वार्म हो गई।
और जैसे वार्म होगी, आपको पता है कि हाई टेम्परेचर तो बैक्टीरिया और फंगी की ग्रोथ को प्रमोट करता है, तो जैसे ही लेक शैलो हो जाएगी, मतलब गहरी कम हो जाएगी, उसमें बैक्टीरिया और फंगी आके ग्रो करना शुरू करेंगे। किसी भी शैलो वाटर बॉडी के अंदर हमने पढ़ा था मार्श मीडो स्टेज और रीड स्वैम्प स्टेज, इस टाइप के प्लांट आना ग्रो कर जाते हैं, और धीरे धीरे फिर क्या होगा, लेक पूरी तरीके से जो है वो कवर्ड हो जाएगी और फाइनली उसकी डेथ हो जाएगी और वो लैंड के अंदर मर्ज हो जाएगी। हमने जैसे पढ़ा था कि अगेन डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट एंड साइज ऑफ द लेक, कितने साल लगेंगे इस चीज में, ये वेरिएबल है। लेक छोटी है, हो सकता है 50 साल में ये काम हो जाए, बड़ी लेक है, हो सकता है 200 साल में ये काम हो सकता है 20 साल में भी हो जाए। तो इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट एज वेल एज ऑन द साइज ऑफ द लेक। तो ये आपको जो मैंने लिखा है, आप एक बार बुक से भी पढ़ लीजिएगा, उसमें एक अलग से करके स्टेप भी दे रखे होंगे, तो वो आपको ध्यान में रखना है। अब होगा क्या, ये तो सीवेज आया, चाहे जिस वजह से भी आया हो सकता है कि एक नॉर्मल वे में आया हो, हमारी वजह से क्या होगा, और ज्यादा पॉल्यूटेंट इसके अंदर आ जाएंगे, है ना। अगर हम ह्यूमन एक्टिविटीज की बात करें, तो ह्यूमन एक्टिविटीज क्या करेंगी, वो इसको एक्सेलरेट कर देंगी, है ना, द एजिंग प्रोसेस। जैसे हमारे यहाँ आदत है कि भैया पूजा के फूल हैं, चलो नदी में बहा देते हैं। अब पूजा के फूल का मतलब बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैं तो अपने रिलीजन के हिसाब से चीजों को समझा देता हूँ आपको, कि सिंपल है कि भैया ये चीज है, सूखी हुई लकड़ी है या कुछ भी ऐसी चीज है, हम बहुत कुछ मंदिर में चढ़ाते हैं, अपने घर में भी डेली यूज करते हैं, उठा के जी हम तो नदी में बहा देंगे जाके। अब नदी में बहाने का मतलब है कि आप जानबूझ के ऑर्गेनिक कंटेंट रिवर में डाल रहे हो। चलो वो रिवर में डाल रहे हो, बह जाएगा, हालांकि पॉल्यूशन मैं उसे भी मानता हूँ, बट अगर मान लीजिए किसी लेक के अंदर या किसी पॉन्ड के अंदर ये काम आप करोगे, तो फिर जितना वो कूड़ा कचरा मीन्स ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिट होगा, उतना डीओ लेवल कम हो जाएगा, बैक्टीरिया फंगी ग्रो करेंगे, तो डीओ लेवल कम हो जाएगा, तो बीओडी लेवल बढ़ जाएगा। वो तो और जल्दी उस लेक को भरना शुरू कर देगा, वो उस प्रोसेस को एक्सिलरेट कर देगा। शुरुआत तो यहीं से हुई थी ना, अभी तो सीवेज में केवल नाइट्रोजन फास्फोरस था, अब आपने क्या किया, ऑर्गेनिक मैटर और दे दिया, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, जो कई सारी ह्यूमन एक्टिविटीज आप कुछ भी इमेजिन कर लीजिए, जिनकी वजह से ये जो प्रोसेस है वो एक्सिलरेट कर जाएगा। जब ये एक्सिलरेट कर जाएगा तो क्या कहलाएगा, देन दिस इज कॉल्ड एक्सिलरेटेड। और जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मोस्ट ऑफ द केस में ये हमारा कल्चर है, तो ये कल्चरल यूट्रोफिकेशन कहलाएगा। ये क्या बन गया, एक्सिलरेटेड और कल्चरल यूट्रोफिकेशन, है ना। हमारा कल्चर है कि भाई बहा दो, डेड बॉडी को लोग बहा देते हैं कि चलो उसको रिवर में कर देते हैं। तो ये वो चीजें हैं जो कहीं ना कहीं इस चीज को बढ़ा रहे हैं, इस पोल्यूशन को बढ़ा रहे हैं। तो एजिंग प्रोसेस बढ़ गया, तो ये चीजें भी आ गई, है ना। तो ये कल्चरल या यूट्रोफिकेशन कहलाएगा, एक्सिलरेट कर गया तो एक्सिलरेटेड कहलाएगा। एंड अगेन ऐसी वाटर बॉडी को फिर हम क्या बोलते हैं, सच लेक इज कॉल्ड, इनको हम क्या बोलते हैं, यू ट्रॉफिक, जिनका ट्रॉफिक लेवल बहुत अच्छा है, लेक्स। दिस इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। नॉर्मली ऑर्गेनिक मैटर नहीं होना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर जितना ज्यादा होगा उतना पोल्यूशन का लेवल ज्यादा होगा, और यहाँ तो ऑर्गेनिक मैटर हम ही ने दे दिया। तो ऐसी लेक्स को आप क्या बोलते हैं, इनको यूट्रॉफिक लेक्स कहा जाता है। एंड अगेन यहाँ पे आइकॉर्निया क्रेस्पिस बहुत ज्यादा ग्रो करता है ना। दिस इज प्रिफर्ड environment for water hyacinth। लेकिन अगेन टेरर ऑफ बंगाल, ऐसी जगह पे उसको तो न्यूट्रिएंट ज्यादा चाहिए ना, अभी तक तो नाइट्रोजन फास्फोरस थे, अब पता चला कि जी ऑर्गेनिक मैटर भी मिल रहा है। ऑर्गेनिक मैटर है तो बैक्टीरिया फंगी तो उसे इनऑर्गेनिक में ही चेंज करेंगे ना, अब इनऑर्गेनिक ज्यादा हो गया तो प्लांट की ग्रोथ तो ज्यादा हो जाएगी, लेकिन ऑक्सीजन तो कहीं से नहीं आ रही ना। तो ऑक्सीजन के साथ कंपटीशन वाली बात आती है, जो डीओ लेवल का कम होना, या वी कैन से कि बीओडी लेवल ज्यादा था इसीलिए डीओ लेवल कम हुआ। तो प्रॉब्लम इज कि डीओ लेवल कम हो रहा है, डीओ लेवल कम हो रहा है, तो इसलिए ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। अगर हम कहीं से डीओ लेवल मैनेज कर लेते तो शायद ये बात ही नहीं आती। तो एक इफेक्ट ये भी है कि किसी नेचुरल बॉडी जो है उसको आप समझ सकते हैं कि वो यूट्रॉफिफिकेशन की वजह से पूरी फिलअप हो जाएगी, कवर अप हो जाएगी।
एक इसमें अब नेक्स्ट और आएगा टर्म, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, वो कल कर लीजिएगा। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है, फिर उसके बाद हम कंट्रोल पे जाएंगे और आगे की चीजों पे डिस्कस करेंगे। हार्डली आई थिंक शायद 3 क्लास लगेंगी इस चैप्टर को खत्म होने में। सर इतना बड़ा चैप्टर है ये? अभी तो और एक अभी तो इतना वाटर तो। पॉल्यूशन पे पहुंचे हो, देखो 2 में हो गया तो और अच्छी बात है। ओके सर, मेरे हिसाब बाय। से तो अपने आप भी आप पढ़ सकते थे, बट ठीक है चलो, पढ़ाना है तो पढ़ा ही रहे हैं। तो कुछ बहुत ज्यादा चीजें ऐसी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पॉल्यूशन गवर्नमेंट चाहती है, सीबीएसई चाहती है कि हर लोगों को पता चले। एक मिनट बेटा। हेलो, हाँ अंकल बताइए। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं देखता हूँ। ओके, ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल हम पढ़ते हैं इसके आगे का, है ना। चलो, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।